कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज से हम लोग एक नोवेल की एक्सप्लेनेशन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शैडो स्लेव। अगर आपको भी एनिमे या फिर मांगा अच्छी लगती है तो आपको ये सीरीज ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है डरावने सपने की शुरुआत। एक कमज़ोर सा दिखने वाला लड़का, पीली त्वचा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और थका हुआ चेहरा, वो पुलिस स्टेशन के सामने एक जंग लगे बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में एक कॉफ़ी का कप था, लेकिन ये वो सस्ती वाली कॉफ़ी नहीं थी जो स्लम में रहने वाले लोग पीते हैं। ये थी असली प्लांट बेस्ड कॉफ़ी जो सिर्फ अमीरों को नसीब होती है। इस एक कप के लिए उसकी सारी सेविंग्स खर्च कर दी गई थी, लेकिन आज सनी ने सोचा चलो खुद को थोड़ा पैम्पर कर लिया जाए। आखिरकार उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। उसने कप को होठों तक उठाया, खुशबू को महसूस किया और फिर हल्का सा सिप लिया। चेहरे पर झुंझलाहट फैल गई। उफ, कितना कड़वा है। कप को घूरा गया, एक गहरी सांस ली गई और फिर जबरदस्ती थोड़ा और पिया गया। कड़वा हो या मीठा, पैसे तो वसूल करना ही था। टेस्ट बड्स जाए भाड़ में। शायद असली मांस का टुकड़ा खरीद लेना बेहतर होता। कौन जानता था असली कॉफी इतनी घटिया लगेगी। खैर, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। दूर देखा गया, आंखें भारी होने लगी और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। सनी ने बची हुई कॉफी खत्म की, सिर हिलाया और गालियां बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। इस अमीर इलाके में भागते हुए लोग काम पर जा रहे थे। उसे घूरा जा रहा था और उसके पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और पतली काया, इन सब से उसे यहाँ का नहीं रहने वाला साबित कर दिया गया था। लगता है दिन में 3 बार खाना खाने से लोग ऐसे ही दिखते होंगे। उसने कप को डस्टबिन में फेंकने की कोशिश की, पर वो दूर जमीन पर गिर गया। सनी ने आंखें घुमाई, उठाकर अच्छे से कूड़ेदान में डाला और फिर हंसते हुए सड़क पार कर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर बैठा था जिसने उसे नजर भर देखा और नाक भौं सिकुड़ी। लड़के, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? सनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स और छत में टर्रेट नेस्ट को देखा गया। ऑफिसर खुद भी रूखा लग रहा था। अरे, तुझसे बात कर रहा हूँ। सनी ने गला साफ किया। नहीं। फिर उसने सिर खुजलाते हुए कहा, 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के अनुसार मैं नाइटमेयर स्पेल का कैरियर होने के नाते खुद को सरेंडर करने आया हूँ। ऑफिसर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने सनी को दोबारा देखा, इस बार पूरी इंटेंसिटी के साथ। तुम्हें पक्का है कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब शुरू हुए? सनी ने कंधे उचकाए। शायद 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने तुरंत अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और चिल्लाया, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी। आई रिपीट, कोड ब्लैक। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें नाइटमेयर स्पेल का इतिहास बताया जाता है। कई दशक पहले जब दुनिया प्राकृतिक आपदाओं और रिसोर्स वॉर्स से उबरने की कोशिश कर रही थी, तभी एक नई बीमारी सामने आई। पहले तो लोग इसे सिर्फ एक थकावट की शिकायत समझ बैठे, लेकिन जब लोग लगातार नींद में जाने लगे और फिर कभी ना जागे, तब सरकार में पैनिक फैल गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिन्हें ये स्पेल हुआ वो अपनी नींद में ही मरने लगे और फिर उनकी डेड बॉडीज डरावने मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये स्पेल क्या था, कहाँ से आया और इसे कैसे रोका जाए। बाद में कुछ लोग जो इस नाइटमेयर से जिंदा लौटे, उन्हें अवेकन किया गया। उनके पास स्पेशल पावर्स आ गई थी। उन्हीं की बदौलत दुनिया को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सकी। सनी के लिए ये सब डिस्टेंट हिस्ट्री था, जब तक कुछ दिन पहले उसे नींद में दिक्कत नहीं आने लगी। एक आम इंसान के लिए नाइटमेयर स्पेल एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्कूल में बच्चों को सर्वाइवल और कॉम्बैट स्किल्स सिखाई जाती थी। अमीर फैमिलीज प्राइवेट ट्यूटर्स रखते थे, लेकिन सनी के पास ना फैमिली थी। उसके लिए नाइटमेयर स्पेल का मतलब सिर्फ एक चीज थी, मौत। कुछ ही देर बाद कई पुलिस वालों ने उसे रिस्ट्रेंट में बांध दिया और एक अजीब से दिखने वाली कुर्सी पर बैठा दिया गया। हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का अजीब सा कॉम्बिनेशन था। कमरे की दीवारें मोटी आर्मर्ड थीं, दरवाजा एक वॉल्ट जैसा मजबूत था। बाकी ऑफिसर्स ने ऑटोमेटिक राइफल्स पकड़े हुए थे
और उनके चेहरे गंभीर थे, लेकिन सनी को फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। फिर दरवाजा खुला, एक ग्रे हेयर्ड सख्त चेहरा वाला ऑफिसर अंदर आ गया। वो इंसान ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ देख चुका हो। उसने रिस्ट्रेंट्स चेक किए, फिर घड़ी देखी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के सनी ने पलकें झपकाई, फिर कहा, सनलेस। सनलेस? ये कैसा नाम है? कम से कम कोई नाम तो है। आउटस्कर्ट्स में हर किसी को नाम भी नहीं मिलता। सोलर एक्लिप्स के दिन पैदा हुआ था। माँ का पोएटिक मूड था शायद। उसकी बहन का नाम रेन रखा गया था जब तक वो साथ रहती थी। क्या तुम्हें किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करना है? सनी ने सिर हिलाया। कोई नहीं है, मत करना कोशिश। कुछ देर चुप्पी रही, फिर ऑफिसर्स ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कितनी देर तक जाग सकते हो? ज्यादा नहीं। ठीक है, पूरा प्रोसीजर करने का टाइम नहीं है। जितना हो सके जागे रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी ने कहा, जितना सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। टीवी ड्रामास और प्रोपेगेंडा से अलग असली सच कितना पता है? क्या मैं ड्रीम रेलम में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स नहीं मारूंगा और पावर्स मिल जाएंगी, फिर मैं भी अवेकेंड बन जाऊंगा? नहीं, सुनो, जब तुम सोओगे तो तुम्हें फर्स्ट नाइटमेयर में भेजा जाएगा। वहाँ मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन लोग भी होंगे। याद रखना, वो असली नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है। पर कैसे माने? तुम्हें उन्हें मारना पड़ सकता है, इसीलिए इल्यूजन मानना ही बेहतर है। फर्स्ट नाइटमेयर काफी हद तक तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन स्पेल ट्रायल्स बनाता है, एग्जीक्यूशन नहीं। तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, लेकिन आउटस्कर्ट्स के बच्चे टफ होते हैं। खुद पर भरोसा रखो। अब सनी की आंखें बंद होने लगी थीं। जैसे तुमने मैजिक पावर्स की बात की थी, हाँ, वो मिलेंगी अगर तुम जिंदा लौटे। तुम्हारी एफिनिटी और ट्रायल में किए गए डिसीजंस पर डिपेंड करेगा कि पावर्स कैसी होंगी। सबसे पहले तुम अपनी एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर कॉम्बैट वाला एस्पेक्ट मिले, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्कर, तो अच्छा रहेगा। अगर वो फिजिकल एट्रीब्यूट से सपोर्ट हो तो और भी बेहतर। अगर तुम्हें ऐसा एस्पेक्ट मिले जो कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं हो तो घबराना मत। सोर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट्स भी यूजफुल होते हैं, बस स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर तुम जिंदा बचे तो आधा रास्ता पार कर लोगे, लेकिन अगर मर गए तो एक नाइटमेयर क्रिएचर रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, फिर हमसे लड़ना पड़ेगा, तो प्लीज मरना मत। सनी की आंखें बंद हो रही थी, पर आखिरी बातों ने उसे थोड़ा छू लिया। कम से कम तुरंत तो मत मर जाना। अगला अवेकेंड यहाँ कुछ घंटों में ही आ पाएगा। तब तक का फाइट हमें करना पड़ेगा, तो प्लीज थोड़ा टाइम खरीद लेना। व्हाट? उसके बाद सनी गहरी नींद में चला गया। हर चीज अंधेरे में डूब गई और फिर उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। तो ये थी हमारी आज की शैडो स्लेव की एक्सप्लेनेशन। अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माताना कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। आज की वीडियो में हम लोग शैडो स्लेव की चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सनी ने एक पहाड़ का सपना देखा। वो पहाड़ बहुत ऊंचा और अकेला था, जैसे आसमान को चीर रहा हो। उसके आसपास की पहाड़ियां उसके सामने बौनी लग रही थीं। रात के काले आसमान में उसकी धारदार चोटी चांदनी को काटती हुई लग रही थी। चमकदार चांद उसकी ढलानों को एक रहस्यमय सफेदी से भर रहा था। उस ढलान पर एक पुरानी और टूटी हुई सड़क चट्टानों से चिपकी हुई थी। बर्फ के नीचे कहीं कहीं घिसे हुए पत्थर झलकते थे। सड़क के दाईं ओर एक ऊंची ठोस चट्टान खड़ी थी, एक ऐसी दीवार जैसी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। और बाईं ओर बस एक काला शांत सागर, एक ऐसा खालीपन जो शायद कभी खत्म ना हो। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थीं। वो चिल्ला रही थी जैसे किसी बेबस गुस्से में। अचानक चांद नीचे गिर गया। सूरज पश्चिम से निकला, पूरे आसमान में दौड़ा और पूरब में डूब गया। बर्फ जमीन से उछली और बादलों में वापस चली गई। सनी ने महसूस किया वक्त उल्टा चल रहा है। कुछ ही पलों में सैकड़ों साल बीत गए।
बर्फ पीछे हट गई, पुराना रास्ता साफ हो गया। सनी ने देखा कि जमीन पर इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, मगर अगले ही पल वो गायब हो गई और वहां एक गुलामों का कारवां आ गया। जंजीरों की आवाज के साथ गुलाम पीछे की तरफ बढ़ते दिखे। समय रुक गया, फिर दोबारा चल पड़ा। एस्पिरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। सनी ने एक कदम बढ़ाया, फिर एक और। उसके पैरों से खून निकल रहा था। ठंड में वो कांप रहा था। उसका फटा पुराना ट्यूनिक, जो शायद कभी सफेद रहा होगा, अब बिल्कुल बेकार हो चुका था। लोहे की बेड़ियां उसके हाथों में गहरे तक धंसी हुई थी। हर बार जब वो उसकी फटी हुई त्वचा से टकराती तो एक नुकीली चीख जैसी दर्द की लहर दौड़ उठती। सनी ने ऊपर देखा, फिर नीचे। वो एक लंबी जंजीर का हिस्सा था जिसमें दर्जनों गुलाम जुड़े हुए थे। हर इंसान की आंखें खाली, चेहरे थके हुए और आत्मा से रहित लग रहे थे। आगे एक चौड़े कंधों वाला आदमी था। उसकी पीठ पर ताज़ा खून जमा हुआ था। पीछे एक इंसान था जो किसी अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रहा था जिसे सनी समझ रहा था, जबकि उसने कभी वो भाषा सीखी ही नहीं थी। कभी कभी कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर देखते हुए गुजरते थे, एंशिएंट आर्मर पहने हुए। उनकी नज़रों में सिर्फ नफरत और डर। ये नाइटमेयर वैसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा कहा गया था, सनी ने ये सोचा। उसे याद आया बचपन में पढ़े कुछ वेबटून्स। उसने दिमाग में शब्द दोहराए, स्टेटस, माई सेल्फ, इंफॉर्मेशन। जैसे ही उसने फोकस किया, हवा में कुछ शिमरिंग रून्स उभर गए। वो कोई एंशिएंट अल्फाबेट था, लेकिन फिर भी उसे उसका मतलब साफ समझ में आ गया। नेम, सनलेस, ट्रू नेम, ब्लैंक, रैंक, एस्पिरेंट, सोल कोर, डोरमेंट, मेमोरीज, ब्लैंक, एकोज, ब्लैंक, एट्रीब्यूट्स, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। एस्पेक्ट, टेम्पल स्लेव। एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन, टेम्पल स्लेव एक ऐसा गुलाम है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। एक टेम्पल स्लेव वैसा ही होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ। सनी हैरान रह गया। नो यूजलेस एस्पेक्ट। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, वो लड़खड़ा गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। पीछे की जंजीरें खिंच गईं। अबे देख के नहीं चलता क्या? सनी ने जल्दी से रून्स को डिसमिस किया जो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही थी। वो फिर से चलने लगा, लेकिन एक बार फिर गलती से चेन को खींच बैठा। तुझे जान से मार दूंगा। आगे चल रहा ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी हंसा, बिना पीछे देखे। क्यों तकलीफ ले रहा है? ये कमज़ोर तो सुबह तक मरेगा ही। पहाड़ उसे निगल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, हमें भी मार डालेगा, बस थोड़ी देर में। समझ नहीं आता इंपीरियल्स को क्या मिल रहा है हमें इस ठंड में मरवाने से। पीछे वाला गुलाम चिल्लाया, अपने लिए बोल मूर्ख, मैं तो जिंदा बचूंगा। सनी ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी चाल स्टेडी कर ली। क्या चार्मिंग जोड़ी है। तभी एक तीसरी आवाज आई, शांत और इंटेलिजेंट। ये माउंटेन पास इस समय इतनी ठंडी नहीं होती। शायद हमारी किस्मत ही खराब है। और हाँ, मैं कहूँगा इस लड़के को मत छेड़ो। क्यों? ब्रॉड शोल्डर आदमी ने पूछा। उसके शरीर पर जो निशान है वो देखो। वो हम लोगों जैसा नहीं जो कर्ज या गुनाहों की वजह से गुलाम बने हैं। वो पैदा ही गुलाम हुआ है एक मंदिर में, शैडो गॉड के मंदिर में। शैडो गॉड? उससे डरना क्यों चाहिए? उसने तो अपने मंदिर भी नहीं बचाए। एम्पायर को वॉर गॉड का संरक्षण मिला है, मगर हम लोगों के पास कोई रक्षा नहीं। तुम सच में किसी फॉरगॉटन गॉड को नाराज करना चाहोगे? बात वहीं खत्म हो गई। एक जवान सिपाही आया, एक सफ़ेद घोड़े पर, सिंपल लेदर आर्मर, भाला, तलवार और एक ऐसा चेहरा जो किसी हिस्टोरिकल ड्रामा के मेन लीड जैसा लगता था। क्या चल रहा है यहाँ? कोई जवाब नहीं दे रहा था। जेंटल वॉइस वाला गुलाम बोला, कुछ नहीं सर, हम थके हुए हैं और ठंड से परेशान हैं, खासकर ये छोटा बच्चा। सिपाही ने सनी को देखा। उसकी आंखों में दया थी। उसने अपनी बेल्ट से फ्लास्क निकाला और सनी की तरफ बढ़ाया। थोड़ा और सह लो, जल्दी ही कैंप लगेगा, तब तक पानी पियो। सनी सोच रहा था, बच्चा? सीरियसली? मैं बच्चा नहीं हूँ। लेकिन सच ये भी था, उसे बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही सनी ने फ्लास्क लेना चाहा, हवा में एक कोड़ा लहराया और उसकी पीठ को चीर गया।
एक बुजुर्ग गुस्सैल सिपाही अपने घोड़े पर आया और यंगर सोल्जर को घूरते हुए चिल्लाया, तू कर क्या रहा है? सर, मैं बस इसे पानी दे रहा था। तू इसे इंसान समझ रहा है क्या? ये गुलाम है, इंसानों की तरफ बर्ताव करेगा तो ये उड़ने लगेंगे। यंग सोल्जर ने सिर झुका लिया, फ्लास्क वापस अपनी बेल्ट में रख लिया। सनी ने उस बुजुर्ग को जाते देखा और मन में सोचा, तू सबसे पहले मरेगा, मैं देखूंगा। फिर उसने पीछे देखा जहां यंग सोल्जर चुपचाप चल रहा था, और तू दूसरा। और हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की एक्सप्लेनेशन हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मत्ताने कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। स्वागत है आपका हमारे शैडो स्लेव नोवेल की एक्सप्लेनेशन सीरीज के चैप्टर 3 और 4 में। जी हाँ, आज हम आपको चैप्टर 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है द स्ट्रिंग्स ऑफ फेट। कुछ देर तक सनी का मन उदासी में डूबा रहा। फिर उसने खुद को झटका, गहरी सांस ली और चारों ओर ताजी हवा को महसूस करने लगा। असली दुनिया में ऐसी हवा मिलना नामुमकिन था। वहाँ की हवा तो धूल, प्रदूषण और बदबू से भरी हुई थी। शहर के अच्छे इलाकों में भले ही एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होते थे, लेकिन उनकी हवा भी नीरस और बासी लगती थी। बस अमीरों के पास ही होती थी वो असली मीठी ताजी हवा, और अब वही हवा सनी बेइंतहा पी सकता था, जैसे कोई दूसरी पीढ़ी का अरबपति हो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, वाकई स्पेल द्वारा चुने जाना कुछ तो फायदा लाता है। काश ये ठंड इतनी बेरहम ना होती, उसके पैर दुखते ना होते और उसकी पीठ और कलाई जंजीरों की वजह से तड़पती ना होती। गुलामों का काफिला धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। लोग लड़खड़ाते, गिरते और कुछ तो फिर उठ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को बिना किसी भाव के जंजीरों से अलग कर सड़कों के किनारे की खाई में फेंक दिया जाता था। सनी ने जब उन्हें नीचे गिरते देखा तो दिल में हल्की सी करुणा जागी। बेचारे अब शांति से सो सकेंगे। अजीब बात थी कि इस सब के बावजूद उसका मूड अच्छा था। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस भयावह नाइटमेयर के लिए तैयार कर चुका था। जब स्पेल के लक्षण पहली बार सामने आए थे तो वो बुरी तरह घबरा गया था। 17 साल की उम्र से पहले ही मौत का डर सीधा आंखों में झांक रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने उस डर को अपनाना सीख लिया। वो अपने माता पिता के अस्थायी स्मारक, एक पुराने पेड़ पर खुदी 2 लाइनों के नीचे गया और अपने लिए तीसरी लाइन भी खुद ही जोड़ दी। उस पल के बाद वो हल्का हो गया था। अब उसे पैसे कमाने, खाना ढूंढने या भविष्य की प्लानिंग की टेंशन नहीं थी। सबसे बुरा तो पहले ही हो चुका था, अब मरने से डर कैसा। और वैसे भी उसे पता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उसने उस हड्डियों के ढेर वाली जगह को पहले ही अपनी दृष्टि में देख लिया था। उस दृश्य की सच्चाई अब भी उसकी आंखों में जिंदा थी। शायद कोई राक्षसों का झुंड जो कुछ ही घंटों में हमला करने वाला था, यानी अभी भी उसके पास एक मौका था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए दोबारा अपने स्टेटस चेक किए। पिछली बार वो अपने एस्पेक्ट से इतना चिढ़ गया था कि एट्रीब्यूट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उसने गौर से उन्हें पढ़ा। फेटेड, भाग्य की डोरियां तुम्हें कसकर बांध चुकी हैं। असंभव घटनाएं, अच्छी और बुरी, तुम्हारे आसपास आकर्षित होती हैं। मार्क ऑफ डिविनिटी, तुम्हारे अंदर दिव्यता की हल्की सी गंध है, जैसे कभी किसी ने ऊपर से छू लिया हो। और चाइल्ड ऑफ शैडोज, परछाइयां तुम्हें अपना समझती हैं। सनी को तुरंत समझ आ गया कि फेटेड ही उसका मुख्य अपराधी है। पहली नजर में ऐसा लगा कि जैसे उसकी मौत पहले से तय है, लेकिन असल में इसका मतलब था कि उसके आसपास असंभव चीजें ज्यादा घट सकती हैं। शायद इसी वजह से उसे इतनी दुर्लभ और बेकार एस्पेक्ट मिली थी, और वो भी एक अजीब संस्करण में। अगर फेटेड उसका जन्मजात गुण था तो बाकी दोनों टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से जुड़े हुए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी शायद किसी पवित्र जगह में प्रवेश की अनुमति देता होगा या किसी जादू को मजबूत करता होगा।
लेकिन यहाँ तो ना कोई मंदिर था और ना ही सनी के पास कोई जादू। चाइल्ड ऑफ शैडोज थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे छिपा और अंधेरा छा गया, सनी को हैरानी हुई। वो अंधेरे में भी साफ देख पा रहा था, जैसे दिन हो। ये क्षमता अपने आप में काफी जबरदस्त थी। शायद छायाएं उसे और भी कई उपहार दें। पहली बार उसे लगा कि कुछ अच्छा भी मिला है। तभी सामने से आवाज आई, कारवां रोको, शिविर तैयार करो। सारे गुलाम थक कर जमीन पर गिर पड़े। वो जगह जहां सड़क थोड़ी चौड़ी थी और एक चट्टान हवा को कुछ हद तक रोक रही थी, वहीं कैंप लगाया गया। सैनिकों ने गुलामों को एक घेरा बनाकर बैठाया ताकि वो एक दूसरे की गर्मी से थोड़ा राहत पा सकें। उन्होंने आग जलाई, लेकिन सबसे पहले अपने घोड़ों की देखभाल की। वो भारी सामान वाला रथ, जिससे मुख्य जंजीरें जुड़ी हुई थी, उसे हवा से बचाव के लिए आगे खिसका दिया गया। सनी ने देखा कि वही युवा सैनिक जो पहले भी उसकी नजर में आया था, चुपचाप पहाड़ को देख रहा था, चेहरे पर उलझन लिए हुए। ये आदमी कुछ अजीब है, सनी ने मन में ही सोचा। आग जलने लगी थी। ताकतवर गुलाम आग के पास खिसकने की कोशिश कर रहे थे और कमजोर, जैसे कि सनी, बाहर की तरफ बैठे रह गए। जंजीरों की वजह से ज्यादा हिलना भी मुमकिन नहीं था। वहीं चौड़ा कंधों वाला गुलाम जितनी कोशिश करता आग के पास जाने की, उतना ही वापस अपनी जगह लौट आता। उसने गुस्से में बड़बड़ाया, बेवकूफ इंपीरियल्स। सैनिक हर गुलाम को थोड़ा पानी और सड़ी हुई ब्रेड का टुकड़ा बांट रहे थे। सनी ने भी वो ब्रेड पूरी खा ली, चाहे वो बदबूदार और बासी ही थी, लेकिन भूख तो जस की तस बनी रही। पीछे से एक चालाक सा दिखने वाला गुलाम परेशान होकर बोला, भगवान की कसम, जेल में भी इससे अच्छा खाना मिलता था और हम में से ज्यादातर तो वहाँ फांसी का इंतजार कर रहे थे। उसकी नजर एक तरफ बर्फ पर उग आए लाल जामुनों पर पड़ी। वो धीरे धीरे घुटनों के पल उन जामुनों की तरफ बढ़ने लगा। एक कोमल आवाज सुनाई दी, मैं कहूँगा कि उन्हें मत खाओ दोस्त। सनी ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा दुबला पतला समझदार चेहरा, जैसे कोई विद्वान हो। चेहरा शांत, आंखों में गहराई। वो आदमी कौन था और गुलाम कैसे बना, ये एक रहस्य था। फिर से सलाह दे रहे हो, क्यों ना खाऊं? वो चालाक गुलाम भड़क उठा। इनका नाम ब्लड बेन है, विद्वान ने शांत स्वर में जवाब दिया। ये वहीं उगते हैं जहां इंसान का खून गिरा हो। गुलामों के रास्तों पर हमेशा बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जहरीले होते हैं। कुछ ही जामुन किसी भी इंसान को मार सकते हैं। वो गुलाम पीछे हट गया। सनी का ध्यान उन पर ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसने अब पूरी तरह पहचान लिया था। ये वही जगह थी जहां उसने अपनी नाइटमेयर की शुरुआत में हड्डियों का ढेर देखा था, और उसे पूरा यकीन था जो भी वो चीज थी जिसने उन गुलामों को मारा, वो अब आने ही वाली थी। और जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, ऊपर से एक भयानक आवाज गूंजी। अगले ही पल आसमान से कोई विशाल काले चीज आकाश चीरती हुई सीधे जमीन पर आ गिरी और सब कुछ हिला देने वाला धमाका हुआ। और चैप्टर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 का नाम है माउंटेन किंग, शैडो स्लेव। चारों ओर गूंजती उस भयानक आवाज की तरफ जैसे ही गुलामों ने सिर घुमाया, ऊपर से चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों की बारिश शुरू हो गई। हर कोई एक साथ चीखते हुए इधर उधर भागने लगा। जंजीरों से जकड़े शरीर एक दूसरे में उलझकर जमीन पर गिरते गए और हर तरफ पत्थरों पर परछाइयां नाचने लगी। लेकिन सनी वहीं खड़ा रहा, शांत और तैयार। उसे पहले से अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी आंखें, जो अब अंधेरे को चीर सकती थी, आसमान की ओर टिकी थी। वो एक कदम पीछे हटा और ठीक उसी पल आदमी के धड़ जितना बड़ा एक बर्फीला पत्थर उसके सामने आकर जमीन पर फटा और तेज धार वाली टुकड़ों की बरसात कर गया। बाकी गुलाम इतने भाग्यशाली नहीं थे। कुछ के सिर फट गए, कुछ जख्मी हो गए और कुछ वहीं ढेर हो गए। दर्द से भरी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। चलो उठो, सब दीवार की तरफ भागो। वहीं अनुभवी सिपाही, जो कुछ घंटे पहले सनी की पीठ पर कोड़ा मार चुका था, अब जान बचाने की चीखें चिल्ला रहा था।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार कंपन जमीन में दौड़ा। कुछ विशाल चीज पहाड़ और कारवां के बीच आकर गिरी थी। कुछ पल के लिए पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। शुरुआत में तो वो कोई बड़ा गंदा बर्फ का गोला सा लगा, लेकिन जब उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और धीरे धीरे उठने लगा तब हर कोई सहम गया। वो राक्षस किसी बुरे सपने के जीव लग रहा था। लगभग 4 मीटर ऊंचा, छोटी मगर मोटी टांगे, झुका हुआ कंकाल सा धड़ और बहुत लंबे डरावने हाथ। 2 हाथों में हड्डियां जैसे नुकीली उंगलियों और 2 में इंसानों जैसी पतली उंगलियां थी। उसका रंग फीका पीला और भूरा था, जैसे गंदगी में लथपथ बर्फ। उसकी खाल इतनी मोटी लग रही थी कि तीर या तलवार भी शायद आर पार ना जा सके। उसके सिर पर 5 दूधिया सफ़ेद आंखें थीं जो किसी कीड़े जैसी नज़रों से गुलामों को देख रही थी। नीचे एक मुंह था जिसमें कई पंक्तियों में तेज दांत भरे थे और उससे चिपचिपा लार टपक रहा था। लेकिन जो बात सनी को सबसे ज़्यादा असहज कर रही थी वो थी उसके शरीर के अंदर रेंगती हुई कीड़े जैसी आकृतियाँ जो उसकी त्वचा के नीचे घूम रही थी। और बदकिस्मती से सनी उन चंद लोगों में से था जो उस राक्षस के सबसे करीब खड़ा था। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसने अंदर ही अंदर सोचा। और उस ख्याल के आते ही नर्क के दरवाजे खुल गए। वो राक्षस अचानक आगे बढ़ा और अपने पंजे घुमाकर सीधा सनी पर वार किया। लेकिन सनी पहले ही एक झटके में जंजीरों की सीमा तक किनारे कूद चुका था और उसने जानबूझकर उस भारी भरकम गुलाम को अपने और राक्षस के बीच कर दिया। एक पल बाद ही राक्षस के पंजों ने उस आदमी को चीर डाला। गर्म खून की बौछार सनी के ऊपर गिरी और वो जमीन पर गिर गया। ऊपर से वो लाश भी उसी के ऊपर गिर गई। बाहर में जाओ, इतना भारी क्यों है तू? सनी की आंखों पर खून फैल चुका था। तभी उसने एक भारी परछाई अपने ऊपर से गुजरती महसूस की और अगले ही क्षण चीखों का तूफान उठ गया। सनी ने कोशिश की कि वो लाश को किनारे ढकेल सके, लेकिन जंजीरों में झटका लगते ही उसकी कलाई बुरी तरह मरोड़ गई। दर्द ऐसा था कि जैसे उसके दिमाग में आग लग गई हो। वो कुछ कदम घसीटा गया, फिर अचानक जंजीरें ढीली हो गईं। ठीक है, इससे बुरा हो सकता था। उसने दोनों हथेलियां उस लाश की छाती पर रखी और पूरी ताकत से धक्का दिया। वो भारी शरीर बड़ी मुश्किल से किनारे गिरा और सनी की सांस कुछ पल को आज़ाद हो गई। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं टिकी। अचानक सनी को उस लाश के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, उसकी त्वचा के नीचे। तूने अभी सोचा था कि इससे बुरा नहीं हो सकता, है ना बेवकूफ? सनी ने घबराकर पैर से लाश को धक्का दिया और जितनी दूरी बना सकती थी, करीब 1.5 मीटर, उतना पीछे खिसक गया। जब उसकी नज़र चारों ओर घूमी, वहां दूर उस राक्षस की छाया नाच रही थी और गुलामों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन फिर उसका ध्यान वापस उस लाश पर गया जो अब कांप रही थी, जैसे कोई भयानक चीज उसके अंदर जाग रही हो। दूसरी तरफ वही चालाक गुलाम खड़ा था। हैरानी और डर से उसका मुंह खुला रह गया था। सनी ने उसे देखकर चिल्लाया, क्या देख रहा है, दूर हट। वो हटने की कोशिश करने लगा लेकिन फिसल कर गिर गया। जंजीर उस भारी गुलाम के नीचे फंसी हुई थी और तीनों को आपस में जकड़े हुई थी। सनी ने दांत भींच लिए। उसके सामने वो लाश एक डरावनी प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसकी त्वचा को चीरकर हड्डियां जैसे धारियां बाहर निकल रही थी। उसकी मांसपेशियां फड़फड़ा रही थी जैसे वो खुद को बदल रही हों। नाखून नुकीले पंजों में बदल गए और चेहरा चीरता हुआ एक अजीब सा मुंह बन गया जिसमें दांतों की कई लाल लाल कतारें थीं। ये ठीक नहीं है। सनी को उल्टी करने का मन हुआ। पीछे से विद्वान गुलाम की आवाज आई, चीन देखो। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। लेकिन सनी को अब ये सब अनफेयर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ नियम टूट रहे हैं। स्पेल के अपने नियम होते हैं। हर नाइटमेयर में किसी तरह के जीव आ सकते हैं। उसकी भी एक सीमा होती है। पहली नाइटमेयर में आमतौर पर सिर्फ बीस्ट या मॉन्स्टर आते हैं और कभी कभी कोई डीमन। लेकिन ये जो राक्षस था उसने खुद ही एक और डरावनी नकल बना दी थी। ये तो टायरेंट्स करते हैं,
वो जो नाइटमेयर रेलम के असली शासक होते हैं। पहली नाइटमेयर में टारेंट, ये फेटेड एट्रीब्यूट कितना ज़्यादा असर डालता है यार। पर अब उसने सोचने का वक्त नहीं था, उसे खुद को ही बचाना था। वो भारी गुलाम या जो कुछ भी अब वो बन चुका था, धीरे धीरे उठ रहा था, मुंह से अजीब आवाज़ें निकालते हुए। इससे पहले कि वो पूरी तरह चेतन हो, सनी ने जंजीर उठाई और सामने दौड़ पड़ा। राक्षस का एक पंजा उसकी तरफ आया, लेकिन सनी ने एक साफ कट मूवमेंट में उसे चकमा दे दिया। अब की बार उसकी जान तेजी से नहीं बल्कि सूझबूझ से बची। शायद उसने कभी कोई फैंसी फाइटिंग टेक्निक नहीं सीखी हो, लेकिन सड़कें भी सिखाती हैं, और सनी ने पूरी जिंदगी उन्हीं सड़कों पर जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी थी। उस अनुभव ने उसे डर के बावजूद शांत रहना सिखाया। वो आगे बढ़ा, जंजीर राक्षस के कंधों पर लपेट दी और कस दी ताकि वो अपने हाथ ना हिला सके। राक्षस अब बेबस था, लेकिन जंजीर का लंबा हिस्सा अब खत्म हो चुका था और सनी अब उसके बहुत करीब था। तुम दोनों इस जंजीर को अपनी जान की तरह खींचो, उसने पीछे खड़े 2 गुलामों से चिल्लाकर कहा। दोनों ने उसकी बात समझते ही जंजीर को खींचना शुरू किया, ताकत लगाते हुए ताकि वो राक्षस खुद को छुड़ा न सके। ग्रेट, सनी ने मन में खुशी आई, लेकिन तभी वो राक्षस फड़फड़ाया और जंजीर चीखने लगी। नॉट सो ग्रेट। अब सनी ने शक्ल की पतली जंजीर जो उसकी हथकड़ियों को जोड़ रही थी, राक्षस की गर्दन में डाल दी और तेजी से उसके चारों ओर घूमकर उसकी पीठ से पीठ टकराकर उसे जकड़ लिया। उसे पता था कि वो इतनी ताकत से किसी को गला नहीं घोट सकता, लेकिन अब उसकी पीठ लीवर थी और उसका पूरा शरीर एक वजन। उसने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कांटे उसकी पीठ को छू रहे थे, जंजीर दर्द से चीर रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। अब ये सवाल था, क्या पहले टूटेगा, राक्षस या जंजीर? मर जा, मर जा। खून और पसीने की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी, हर पल जैसे एक उम्र की तरह लग रहा था। उसकी ताकत, उसका स्टैमिना सब खत्म हो रहा था। पीठ और कलाई पहले ही घायल थी और अब जैसे हर नस चीख रही थी। और तभी उसने महसूस किया राक्षस का शरीर एकदम ढीला पड़ गया और अगले ही पल एक जानी पहचानी सी आवाज़ हवा में गूंजी, जो सनी के लिए अब तक की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। और हमारा चैप्टर 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत्ताने कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग शैडो स्लेव नोवेल के चैप्टर 5 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोकन चेन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है, तुमने एक सोए हुए राक्षस को मार गिराया, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी मशीन में पिस कर निकला हो। एड्रेनालाइन का असर अब भी थम चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी संतुष्टि थी। लार्वा को मारने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि वो इस बात को भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली, वो खास चीज जो स्पेल कभी कभी विजेता को देती है। अगर कोई जादुई तलवार या आर्मर मिल जाता तो बहुत काम आ सकता था। अब तो सनी एक गर्म कोट से भी संतुष्ट हो जाता। उसने मन में सोचा, 3 सेकंड, मैं सिर्फ 3 सेकंड आराम कर सकता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि ये डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ देर बाद सनी ने खुद को संभाला और चारों ओर देखने लगा। लार्वा अब मर चुका था, ये अच्छी बात थी, लेकिन वो अब भी उसी के साथ चेन से बंधा हुआ था। शिफ्टी और स्कोलर दोनों कोशिश कर रहे थे कि चेन को खोलकर थोड़ा खुद को आजाद किया जा सके। शिफ्टी और स्कोलर भी वही कैदी थे जो चेन के साथ बंधे हुए थे। थोड़ी दूर पर बहुत से शरीर टुकड़ों में पड़े थे। कई गुलाम मारे जा चुके थे, कुछ किसी तरह जान बचाकर भाग रहे थे। मूर्ख हैं ये, खुद को मौत के हवाले कर रहे हैं, सनी ने सोचा। दरअसल चेन किसी एक हिस्से से टूटी हुई थी, इसलिए जब गुलाम भाग रहे थे और सनी घसीट रहा था तो वो अचानक ढीली हो गई थी। काश
शैकल्स में आसान लॉक लगे होते तो शायद सनी खुद को आजाद कर सकता था, लेकिन हर शैकल्स खास लिंक से जुड़े हुए थे। उन्हें बिना चाबी खोला नहीं जा सकता था। माउंटेन किंग, वो विशाल राक्षस, आग की तेज रोशनी के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन सनी उसके होने का एहसास कर पा रहा था। पत्थरों की नीचे से आ रही कंपन से और उन गुलामों की चीखों से जो अब भी मारे जा रहे थे। कभी कभी कोई गुस्से भरी दहाड़ भी सुनाई दे रही थी, मतलब कुछ सैनिक अब भी जिंदा थे और लड़ाई कर रहे थे। लेकिन सनी की नजर जिस चीज पर सबसे ज्यादा अटकी वो ये था कि कुछ मरे हुए शरीर हिलने लग गए थे। और लार्वा। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। एक के बाद एक 4 शरीर धीरे धीरे उठे। हर क्रिएचर उतना ही भयानक दिख रही थी जितनी पहले वाली, और उतनी ही जानलेवा भी। सबसे पास वाली सनी के बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। सारा खेल खत्म हुआ, सनी ने सोचा, और फिर हल्की सी आवाज के साथ, काश मैं जाग जाऊं। हवा में एक अजीब सी खटकने की आवाज हुई और एक लार्वा ने मुड़कर सीधे उनकी तरफ देखा, अपने तेज दांत दिखाते हुए। शिफ्टी डर के मारे गिर गया और कुछ प्रार्थना बुदबुदाने लगा। स्कॉलर वहीं खड़ा रह गया, एकदम जम गया। सनी की नजर जमीन पर दौड़ी। कुछ हथियार, कुछ बचाव का तरीका, कुछ भी नहीं था। गुस्से में भरकर उसने चेन को अपने हाथ पर लपेटा और मुट्ठियां कस ली। आजा, तेरा काम तमाम कर दूंगा। वो लार्वा बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, उसके नुकीले पंजे, दांत और डर के साथ। सनी के पास कुछ करने का समय भी नहीं था, लेकिन तभी एक पतली सी आकृति उसके पास से निकली और हवा में एक तलवार चमकी। लार्वा का सिर कट गया और वो बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर गया। सनी चौंक गया। ये क्या था? धीरे से उसने बाईं तरफ देखा। वही वो जवान सैनिक खड़ा था जिसने एक बार उसे पानी दिया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो शांत लग रहा था, थोड़ा गंभीर जरूर, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा। उसके आर्मर पर ना खून था ना धूल। कमाल है ये। नहीं, दिखावा कर रहा है बस, सनी ने खुद को टोका। वो सोल्जर बाकी लार्वा की ओर बढ़ गया, लेकिन बीच रास्ते में उसने रुककर सनी की तरफ देखा और फिर अपनी बेल्ट से कुछ निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। बचाओ खुद को, उसने कहा। सनी ने वो चीज पकड़ी और देखा वो एक छोटी लोहे की छड़ी थी जिसका सिर थोड़ा मुड़ा हुआ था। ये चाबी है, शैकल्स की चाबी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो झुक गया, अपने हाथ को सही स्थिति में घुमाया और लॉक को समझने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद लॉक खुल गया। वो आजाद हो गया। हवा ने उसके जख्मी हाथों को छुआ। सनी ने अपने हाथ रगड़े और हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में अब एक अंधेरी चमक थी। अब तू देख। उसी वक्त शिफ्टी की आवाज आई, ए लड़के इधर आ। सनी ने एक पल सोचा कि उसे छोड़ दे, लेकिन फिर मन बदल लिया। संख्या में ताकत होती है, और वैसे भी उसे किसी और को जंजीरों में छोड़ना ठीक नहीं लगा। वो दौड़कर उनके पास गया और दोनों की शैकल्स खोल दी। शिफ्टी खुश होकर पागलों की तरह नाचने लगा। आजाद हो गया, भगवान की कृपा है। स्कॉलर शांत था। उसने सनी के कंधे को पकड़ा और हल्की मुस्कान दी। अब तक 2 लार्वा मर चुके थे। तीसरा एक हाथ गंवा चुका था, लेकिन अब भी लड़ रहा था। वो सोल्जर उस पर लगातार हमला कर रहा था, बिल्कुल किसी जन्मजात योद्धा की तरह। भाग क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? चलो, शिफ्टी चिल्लाया। स्कॉलर ने कहा, अगर हम अभी भागे तो मर जाएंगे। क्यों? शिफ्टी ने पूछा। स्कॉलर ने बॉनफायर की तरफ इशारा किया। अगर वो आग बुझ गई तो हम रात भर ठंड से जम जाएंगे। सूरज निकलने तक हम नहीं बच पाएंगे, इसीलिए यहाँ रहना ही सही होगा। सनी को स्कॉलर की बात सही लगी। वो जानता था कि माउंटेन किंग से डरावना ये पहाड़ खुद है, जो थोड़ी सी चूक से उन्हें मार सकता है। तो क्या करें फिर? शिफ्टी बोला। सनी को यकीन था कि माउंटेन किंग सिर्फ कुछ गुलामों को मारकर शांत नहीं होने वाला, और उसे ये भी नहीं लगता था कि कुछ सैनिक उस राक्षस को मार सकते हैं। अगर वो सच में जिंदा रहना चाहता है तो कुछ करना ही होगा। चलो जाकर देखते हैं, सनी ने कहा। शिफ्टी ने ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया। तू पागल हो गया क्या? उस मॉन्स्टर के पास जाना चाहता है तू? सनी चुप रहा। उसने कंधे उचकाए और अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिया, जहां माउंटेन किंग अब भी जिंदा था।
और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मत्ता ने कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग शैडो स्लेव की चैप्टर 6 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग द टायरेंट। सनी अब एक नाइटमेयर क्रिएचर का सामना करने जा रहा था, और ये कोई मामूली क्रिएचर नहीं था। ये था 5th कैटेगरी का एक टायरेंट, इतना खतरनाक और भयानक कि अगर सनी किसी से कहता कि वो इससे लड़ने वाला है तो लोग उस पर हंसते। अगर वो कोई अवेकन होता जो क्रिएचर से 2-3 रैंक ऊपर होता तो बात और थी, लेकिन सनी वैसा बिल्कुल भी नहीं था, और फिर भी उसे किसी भी तरह से इस माउंटेन किंग से निपटना था, वरना उसे और भी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ता। कई बार की तरह उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि अब तो डरने की भी एनर्जी नहीं बची थी। अब डर किस बात का, उसने खुद से कहा। मरने के लिए तो वो पहले ही तैयार था, और इंसान एक ही बार मरता है। बॉनफायर की दूसरी तरफ हालत और भी बुरे होते जा रहे थे। ज़्यादातर बंदी मर चुके थे। कुछ सिपाही अब भी मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये साफ था वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। सनी ने अपनी आंखों से देखा, वो टायरेंट एक मरे हुए बंदी को उठाता है, उसकी चेन हवा में झूलती है, फिर वो अपने विकराल मुंह को खोलता है और एक ही झटके में बंदी का शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। बस खून से सने अधूरे हाथ शैकल्स में रह जाते हैं। माउंटेन किंग की 5 मिल्की आइज बिना किसी भावना के दूर अंधेरे में घूर रही थी। जब वो उस शरीर को चबा रहा था, खून की धार उसके जबड़े से बहती चली गई। क्रिएचर की अपर आर्म्स व्यस्त थी, तो एक सिपाही चीखते हुए आगे बढ़ा और अपनी स्पेयर से हमला किया। टायरेंट ने बिना देखे ही अपनी निचली भुजा बढ़ाई, सोल्जर के सिर को पकड़ा और एक झटके में उसका सिर चकनाचूर कर दिया, जैसे कोई सोप बबल हो। अगले ही पल वो हेडलेस बॉडी क्लिफ से नीचे गिरा दी गई। शिफ्टी ने डर के मारे उल्टी कर दी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सनी की तरफ देखकर बोला, तो अब क्या करें? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस टायरेंट को देख रहा था। उसका सिर थोड़ा सा एक तरफ झुका हुआ था। शिफ्टी फिर से स्कॉलर की ओर मुड़ा। बूढ़े बाबा, ये लड़का पूरा पागल है, इसे डर क्यों नहीं लग रहा? आवाज नीचे रखो मूर्ख, स्कॉलर फुसफुसाया। शिफ्टी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को थप्पड़ मारा, मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और टायरेंट की ओर देखा। शुक्र है वो अभी भी स्लेव्स को खा रहा था, कुछ जो पहले ही मर चुके थे और कुछ जो अब भी जिंदा थे। सनी का ध्यान पूरी तरह से एक सवाल पर था, मैं इसे मारूं कैसे? ना उसके पास कोई स्पेशल पावर्स थी, ना कोई आर्मी, यहाँ तक कि एक ढंग का वेपन भी नहीं। उसकी नज़रें क्रिएचर से हटकर आसमान की ओर गईं। बिना चांद की रात का काला आकाश एकदम साइलेंट। तभी हवा में एक चमकदार बर्निंग वुड टायरेंट की भुजा से टकराई। स्पार्क्स बिखर गए। एक सिपाही, वही यंग लिबरेटर, अब अपनी तलवार ऊपर उठाकर टायरेंट को ललकार रहा था। सामना करो राक्षस! सनी की आंखों में एक चमक आई। डिस्ट्रैक्शंस, यही तो चाहिए था, क्योंकि वो खुद तो टायरेंट को मार नहीं सकता था, पर उसे गिराया जा सकता था ग्रेविटी की मदद से। अगर मैं इसे नहीं गिरा सकता तो गुरुत्वाकर्षण गिरा देगा। हीरो ने मौका बना दिया था। अब सब कुछ उस सोल्जर की ब्रेवरी पर डिपेंड करता था। वो कितनी देर तक क्रिएचर को उलझाए रख सकता है। चलो मेरे साथ, सनी चिल्लाया और दौड़ पड़ा उस स्टोन प्लेटफॉर्म के उस छोर की तरफ जहां एक भारी वैगन खाई के किनारे पड़ी। वो वैगन शायद कैदियों को ले जाने या किसी सामान को ले जाने के लिए काम आती होगी, लेकिन इस समय वो वैगन सनी की मदद करेगी। शिफ्टी और स्कॉलर ने एक दूसरे को देखा, फिर सनी के पीछे भाग पड़े। शायद उन्हें उसकी कामनेस में कोई कॉन्फिडेंस दिख रहा था, या शायद कोई डिवाइन सिग्नल। पीछे हीरो अब भी टायरेंट के हाथों से बचता हुआ लड़ रहा था। उसकी स्वॉर्ड क्रिएचर की मोटी फर पर कोई असर नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। सनी वैगन के पास पहुंचा। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, कोई लार्वा तो नहीं है। फिर वैगन के रियर व्हील्स पर नजर गई। वहां 2 बड़े वुडन वेजेस लगे थे ताकि वो फिसले नहीं। जब मैं कहूँ तुम ये दोनों वेजेस हटा देना और फिर वैगन को धक्का देना, समझे? शिफ्टी हैरान रह गया। क्या? क्यों? स्कॉलर ने कुछ नहीं कहा।
वो बस टैरेंट और वेगन को गौर से देख रहा था। हीरो अब भी जिंदा था। सनी ने मन में सोचा, बस अभी मत मरना। शिफ्टी को उसने बस इतना कहा, तुम देखोगे। अब सनी ने वेगन से जुड़ी चेन को फॉलो किया, लेकिन किस्मत से वो उसे मिल गई। चेन का टूटा सिरा। एक लाश शैकल्स में बंद थी। सनी ने उसे घुटनों के बल बैठाकर अनलॉक किया, लाश को बाहर निकाला और फिर उन शैकल्स को चेन के चारों ओर बांध दिया, एक स्लिप नॉट बना दिया। अब सब कुछ उसके हाथों की ताकत और किस्मत पर टिका था। वो चिल्लाया, अभी। शिफ्टी और स्कॉलर ने वेजेस हटाए और वेगन को धक्का देना शुरू कर दिया। सनी ने चेन उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फेंका, जैसे कोई फिशरमैन अपना जाल फेंकता है। लूप हवा में घूमता हुआ गया और टैरेंट की गर्दन में फंस गया। चेन एक आयरन नोज की तरह उसके गले में कस गई। सनी पल भर के लिए स्टन रह गया। उसने खुद को रोका कि कहीं जोर से यस ना चिल्ला दे। अब बस वेगन को क्लिफ से गिरना था और टैरेंट को अपने साथ खींचना था। लेकिन जब सनी ने पीछे देखा, उसका दिल डूब गया। वेगन धीरे धीरे लुढ़क रही थी, बहुत धीमी गति से। टैरेंट अब अपने गले की चेन पकड़ चुका था और उसे तोड़ने ही वाला था। सनी ने घबराकर हीरो की तरफ देखा। वो दौड़कर क्रिएचर की टांग से टकराया। टैरेंट थोड़ा बैलेंस खो बैठा और सनी को थोड़ी और टाइम मिल गया। अब सनी भागते हुए वेगन तक पहुंचा और फिर शिफ्टी और स्कॉलर के साथ उस भारी लकड़ी के ढांचे को पूरी तरह से धक्का दे दिया। जल्दी घूम जा। वेगन थोड़ा तेज हुआ, लेकिन फिर भी टैरेंट की ताकत से रेस हार रहा था। अब सब कुछ एक ही बात पर निर्भर करता था, पहले कौन जीतेगा, वेगन की ग्रेविटी या टैरेंट की ब्रूट फोर्स। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत्ताना कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग शैडो स्लेव नॉवल की 7 से लेके 11 तक के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि आपको लॉन्ग वीडियोस चाहिए, इसलिए आज हम ये एक लॉन्ग वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चैप्टर 7 का नाम है 3 स्लेव्स एंड अ हीरो। चलो थोड़ा और जोर लगाओ। सनी ने अपनी गाड़ी से टिका दी और पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगा। पहले जो गाड़ी 4 मजबूत बैल खींच सकती थी, अब उसे 3 थके हुए गुलाम खींच रहे थे। सड़क की ढलान थोड़ी मददगार थी, लेकिन फिर भी गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी थी। दूसरी ओर वो भयानक राक्षस माउंटेन किंग कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हीरो को अपनी निचली भुजाओं से पीछे धकेलते हुए उस प्राणी ने ऊपरी 2 हाथों से अपनी गर्दन पर लिपटी जंजीरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी ही ताकत उसके लिए परेशानी बन गई। वो भयानक हड्डी नुमा पंजे जो किसी को चीरने के लिए बनाए गए थे, उतने नाज काम में असरदार नहीं थे। उसे जंजीर को पकड़े बिना खुद को चोट पहुंचाए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। तब तक गाड़ी लगभग खाई के किनारे पहुंच चुकी थी। बस थोड़ा और। अगले कुछ पल बहुत तेज़ी से बीते। गाड़ी के पिछले पहिए सड़क से फिसले और हवा में झूलने लगे। उसके नीचे एक गहरा अंतहीन अंधकार पसरा हुआ था। राक्षस मुड़ा और अपनी 5 सफ़ेद निर्जीव आंखों से तीनों गुलामों को घूरने लगा। गाड़ी डगमगाई, जिससे शिफ्टी और स्कॉलर गिर पड़े और फिर वो एक पतली दूरी पर संतुलित हो गए। सनी ही एकमात्र था जो अब भी गाड़ी खींच रहा था। उसने उस विशाल प्राणी को देखा और फिर पूरी ताकत से गाड़ी के अगले हिस्से में कंधा मार दिया। आखिरकार गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी और चट्टानों से टकराती हुई खाई में गिर गई। उसकी लोहे की टल्ली चट्टानों पर रगड़ती हुई भयानक आवाज कर रही थी। सनी भी आगे की ओर गिरा, लेकिन घुटनों पर आकर रुक गया। मुश्किल से ही खुद को खाई में गिराने से बच पाया। फिर उसने टैरेंट की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। माउंटेन किंग ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंजीर एक झटके से उसके गले में कस गई और वो विशाल प्राणी एक गुड़िया की तरह खाई के अंधेरे में गिर गया। वो बिल्कुल शांत गिरा, जैसे उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक साधारण इंसान से हार गया। अब जाओ, हमेशा के लिए समाप्त हो जाओ, सनी ने सोचा। उसने एक गहरी थकी हुई सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। शरीर टूट चुका था। क्या यही था
ट्रायल कांत वो पत्थरों पर लेटा आसमान की ओर देखता रहा, उस हल्की सी जानी पहचानी आवाज का इंतजार करते हुए जो उसकी विजय की घोषणा कर सके। लेकिन उसकी जगह उस दर्द ने उसे घेर लिया जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था। उसकी पीठ की चमड़ी जो कोड़े और लावों की हड्डी नुमा कांटों से फटी हुई थी अब चीख रही थी, और ऊपर से ठंड वो फिर से शरीर में उतरने लगी थी। लगता है नहीं, सोचने की ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब और क्या करना बाकी है। तभी कोई उसके ऊपर खड़ा नजर आया। वो हीरो था, शांत और वैसे ही आकर्षक जैसे हमेशा उसके कवच पर धूल और खरोंचे थी, लेकिन वो खुद बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने सनी की ओर हाथ बढ़ाया। उठो, नहीं तो ठंड तुम्हें जकड़ लेगी। सनी ने मान लिया। नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने हीरो का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन अपने दांत भींचते हुए खुद उठ खड़ा हुआ। चारों तरफ का नजारा विनाश से भरा था। हीरो और तीनों गुलामों को छोड़कर कारवां का हर सदस्य मारा जा चुका था। चारों तरफ बिखरे शव, लोहलुहान जमीन और बीच बीच में मरे हुए लार्वा की लाशें। आग की परछाइयां उन पत्थरों पर नाच रही थी, जैसे उन्हें इस भयावह मंजर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। सनी अब थककर चूर हो चुका था। शिफ्टी और स्कॉलर भी उठ चुके थे, लेकिन उनकी नजर हीरो को डर और संशय से देख रही थी। वो अब भी गुलाम थे और हीरो उनके मालिक जैसा। हीरो ने उनके भाव समझ लिए और हल्की सांस छोड़ी। आग के पास आ जाओ, हमें गर्माहट की जरूरत है और आगे क्या करना है ये भी तय करना है। वो बिना किसी उत्तर का इंतजार किए मुड़ गया। कुछ पल ही झिझक के बाद बाकी तीनों उसके पीछे चल पड़े। चारों आग के चारों ओर बैठे थे। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के पास थे, हीरो से थोड़ी दूरी बनाकर। सनी थोड़ा अलग ही बैठा था, ना किसी खास वजह से, बल्कि क्योंकि उसे भीड़ से लगाव नहीं था। सनी हमेशा से अकेला रहा था। कोशिश भी की थी लोगों से जुड़ने की, लेकिन जैसे उसके भीतर कुछ कमी थी, एक छोटा सा गियर जो बाकी सबके पास होता है पर उसके दिमाग में नहीं था। वो लोगों की भावनाएं और व्यवहार समझ नहीं पाता था। उसने बार बार नकल की, लेकिन कभी असरदार नहीं हुआ और धीरे धीरे उसने अकेले रहना ही चुन लिया। और इस आदत ने कई बार उसकी जान भी बचाई थी। इसीलिए उसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा था कि अब उसे ये नाइटमेयर 3 अजनबियों के साथ बिताना पड़ेगा। वो चुपचाप आग के पास बैठा रहा। कुछ देर की शांति के बाद हीरो की आवाज गूंजी। सूरज निकलते ही हम जो भी खाना और पानी बचा है उसे इकट्ठा करेंगे और फिर पहाड़ से नीचे उतरेंगे। शिफ्टी ने विरोध में कहा, क्यों? ताकि फिर से जंजीरों में बांध दिए जाएं। हीरो ने धीमी सांस छोड़ी। हम नीचे जाकर अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम पहाड़ में हैं, मैं अब भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। ऊपर की ओर जाना अब नामुमकिन है। गाड़ी में जो सामान था वो अब चला गया। हमारे पास बचने का सबसे बेहतर रास्ता नीचे ही है। स्कॉलर कुछ कहने ही वाला था, पर फिर चुप हो गया। शिफ्टी बड़बड़ाया, लेकिन वो मान चुका था। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने सनी की ओर देखा। वो पहली बार बोला था। शिफ्टी ने हंसते हुए हीरो से कहा, इस लड़के की बातें मत सुनो, थोड़ा अलग है ये। हीरो ने नाराज होकर उसे घूरा। तुम दोनों अब तक जिंदा हो सिर्फ इसी बच्चे की बहादुरी की वजह से। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इसकी बुराई करने में? शिफ्टी ने कंधे उचकाए, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़े। हीरो ने सनी की ओर देखा। मैं तो जानना चाहूंगा, क्यों नहीं जा सकते नीचे? सनी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। सबकी निगाहें उस पर थी, क्योंकि वो राक्षस अभी मरा नहीं है। सनी के इन शब्दों ने जैसे सन्नाटे को चीर दिया हो। तीनों ने, हीरो, शिफ्टी और स्कॉलर, चौंक कर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हीरो ने पूछा। सनी ने सोचते हुए जवाब ही तय कर लिया। उसने तर्क के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि वो टारेंट अब भी जिंदा है। वजह सीधी थी, जब वो खाई में गिरा था तब स्पेल की वो जानी पहचानी आवाज सुनाई नहीं दी थी, जो हर बार जीत की घोषणा करती है। मतलब वो मरा नहीं था। पर सनी ये बात साफ साफ समझा नहीं सकता था। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। वो राक्षस इतनी ऊंचाई से इस पत्थर के मंच पर कूदा था, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। तो क्या ये सोच लेना सही होगा कि वो नीचे गिरने से वो मर गया? तीनों कुछ कह नहीं पाए। तर्क में खोट नहीं थी। सनी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसका मतलब है कि वो कहीं नीचे जिंदा है, और अगर हम नीचे की ओर लौटे तो खुद ही उसके मुंह में चले जाएंगे। शिफ्टी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए आग के पास सरकते हुए अंधेरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर उतर रहा था। स्कॉलर ने अपनी कनपट्टियां मलते हुए धीरे से कहा, बिल्कुल,
मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। हीरो शांत था पर उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। थोड़ी देर विचार करके वो बोला, तो हमें पहाड़ के रास्ते ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसने उस दिशा की ओर देखा जहाँ टारेंट गिरा था। अगर वो जिंदा है तो मुमकिन है कि वो लौटे और फिर हमारा पीछा करे। इसका मतलब है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज निकलते ही हमें निकलना होगा। उसने चारों ओर बिखरे शवों की ओर इशारा किया। काश कि इन लोगों को अंतिम विदाई दे सकता, लेकिन अब वक्त और हालात इजाजत नहीं देते। अभी हमारा पहला काम है बचा हुआ सामान इकट्ठा करना। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी कमर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला, लेकिन हीरो के चेहरे पर कोई आक्रामकता नहीं थी। खाना, पानी, गर्म कपड़े और जलावन, यही चाहिए हमें। हम चारों बढ़ जाते हैं और एक एक काम करते हैं। उसने चाकू की नोक खुद पर रखते हुए कहा, मैं मांस इकट्ठा करूंगा। स्कॉलर ने पत्थर के चबूतरे को देखा। ज्यादातर हिस्सा घने अंधेरे में डूबा हुआ था और कहा, मैं जलावन ढूंढता हूँ। शिफ्टी ने भी इधर उधर देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। मैं हमारे लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढता हूँ। सनी ही अकेला बचा था। हीरो ने उसकी ओर देखा। गाड़ी में रखा सारा पानी चला गया है, लेकिन मेरे साथियों के पास उनकी झोल में पानी की सुराहियां थी। जितनी ज्यादा मिले इकट्ठा कर लो। थोड़ी देर बाद सनी अब आग से काफी दूर अंधेरे में था। उसके हाथ में 6 सुराहियां लटक रही थी। ठंड से कांपते हुए उसने आखिरकार एक और शव ढूंढ लिया। चमड़े के कवच में लिपटा एक घायल सिपाही। वो वही बूढ़ा सैनिक था जिसने हीरो की दी हुई मशक लेने पर सनी को कोड़ा मारा था। उसकी छाती और पेट पर गहरे जख्म थे और अब उसकी सांसें आखिरी पड़ाव पर थी। सनी उसके पास बैठ गया। उसकी कमर से मशक ढूंढने लगा। कितनी विडंबना है, सनी ने सोचा। बूढ़ा सैनिक कमजोर हाथ से किसी चीज की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहा था। सनी ने नीचे देखा। जमीन पर एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। उसने उसे उठाया। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम लोग उन योद्धाओं की तरह हो जिन्हें मरते वक्त हथियार चाहिए होता है? सिपाही कुछ नहीं बोला, बस सनी को एक अजीब सी नजर से देखता रहा। सनी ने शांत स्वर में कहा, खैर ठीक है, वैसे भी मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी आखिरी घड़ी देखूंगा। इसके बाद उसने वो टूटी हुई तलवार उठाई और सोल्जर का गला काट दिया। सिपाही एक पल कांपा, फिर चुपचाप खून में डूब गया। उसकी आंखों में जो भाव था, नफरत या शायद कुछ और, सनी को कुछ पता नहीं चला। भले ही ये सब एक भ्रम था, ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान को मारा था। उसे उम्मीद थी कि उसे अपराध बोध होगा, डर लगेगा, पर नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। शायद असली दुनिया की कठोर परवरिश ने उसे इस क्षण के लिए ही तैयार कर दिया था, उसके आखिरी सफर में साथ देने के लिए। कुछ समय बाद स्पेल की आवाज उसके कानों में गूंजी। You have slain a dormant human, name unknown. सनी चौंका। ओह, सही है, इंसानों को मारना भी एक उपलब्धि है स्पेल की नजर में। वेबटून या ड्रामा में ऐसा तो नहीं दिखाते। लेकिन स्पेल की आवाज अभी खत्म नहीं हुई थी। You have received a memory. सनी की आंखें फैल गई। अरे वाह, चलो अब मुझे जल्दी से कुछ ऐसा दो जो मेरे काम आ सके। मेमोरीज कुछ भी हो सकती थी, हथियार, वस्त्र या कोई जादुई वस्तु। हालांकि ये किसी कमजोर दुश्मन से मिलता था, फिर भी ये एक वरदान था, बिना वजन, बिना निशान और बस एक सोच से कभी भी सुमन किया जा सकता था। प्लीज एक तलवार दे देना। रिसीव द मेमोरी, सिल्वर बेल। क्या? सनी ने गहरी सांस छोड़ी। मैं भी क्या उम्मीद कर रहा था, मेरी किस्मत तो ऐसी ही है। फिर भी उसने एक्साइटमेंट से रून्स को बुलाया और सिल्वर बेल पर ध्यान केंद्रित किया। एक छोटी सी घंटी की छवि उभरी और नीचे लिखा था सिल्वर बेल, एक खोए हुए घर की निशानी जो अपने स्वामी को कभी भी सुकून और खुशी देती थी। इसकी मीठी आवाज मीलों दूरों तक सुनी जा सकती है। ओफ, इससे क्या होगा, सनी ने सोचा निराश होकर। ये उसकी पहली मेमोरी थी और वो भी इतनी बेकार। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उसने रून्स हटाए और फिर मरे हुए सैनिक की फर की चादर और मजबूत चमड़े की जूते निकालने लगा। वो एक अफसर था, इसलिए उसकी चीजें आम सैनिकों से बेहतर थी। सनी ने उन्हें पहन लिया और नाइटमेयर शुरू होने के बाद पहली बार खुद को गर्म महसूस किया। शानदार, उसने सोचा। चादर थोड़ी खून से सनी हुई थी, पर सनी भी तो वैसा ही था। उसने इधर उधर देखा। उसकी आंखें अंधेरे को चीर सकती थी। हीरो और स्कॉलर अपने काम में लगे हुए थे। शिफ्टी
जो गर्म कपड़े ढूंढने गया था, अब मरे हुए लोगों की उंगलियों से अंगूठियां उतार रहा था। सनी थोड़ी देर के लिए रुका, सोचने लगा क्या उसने सही निर्णय लिया है। साथ ही भरोसेमंद नहीं थे, भविष्य अनिश्चित था। नाइटमेयर की परीक्षा कैसे पूरी होगी ये भी पता नहीं। हर फैसला एक जुआ ही था, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो फैसले लेने ही होंगे। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। सनी ने सुराहियां उठाई और आगे बढ़ गया। रात के बचे हुए हिस्से में चारों आग के पास बैठे रहे। पीठ पीछे तपती लपटें, सामने अंधेरा और डर। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सोने की। कारण के लौट आने की आशंका बहुत भारी थी। सिर्फ हीरो शांत था, अपने तलवार की धार को वेटस्टोन से घिसता हुआ। उसकी आवाज किसी लोरी की तरह सुकून देती थी। सुबह की हल्की धूप, जब सूरज ने आलस से सिर उठाया तो वो चारों उठे, सामान उठाया और ठंड में आगे बढ़। सनी ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार पत्थर के चबूतरे को देखा। वो जगह जहाँ गुलामों की यात्रा खत्म होनी थी, सनी ने उसे पार कर लिया था। अब आगे क्या होगा किसी को पता नहीं था। एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। उनका प्लान था पहाड़ी रास्ते को पार करके उस कत्लेआम वाली जगह से जितना दूर जा सके सूर्यास्त से पहले निकल जाए, लेकिन अब वो रास्ता था ही नहीं। पिछले कुछ महीने में, ये शायद 10 बीते कल ही में, एक भीषण भूस्खलन हुआ था। संकरी सड़क के कई हिस्से अब टूटकर गिर चुके थे और बाकी जगहें इतनी क्षतिग्रस्त थीं कि चलना नामुमकिन था। सनी एक विशाल खाई के किनारे खड़ा था, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। अब क्या करें? स्कॉलर की आवाज उसके पर वाले पुराने कोट में मफर्ड थी। शिफ्टी इधर उधर गुस्से से देख रहा था, फिर उसकी नजर सनी पर जाकर टिकी। एक आसान शिकार जिस पर वो अपनी चिढ़ उतार सके। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए, इस बेकार लड़के को छोड़ दो। वो सनी के बढ़िया बूटों की ओर देखता, फिर हीरो की ओर मुड़ता। सुनिए हुजूर, ये लड़का कमजोर है, हमें धीमा कर रहा है और ये अजीब भी है। आपको डर नहीं लगता इससे? हीरो ने उसके तानों का जवाब सिर्फ एक सख्त निगाह से दिया, पर शिफ्टी रुका नहीं। देखो देखो कैसे घूर रहा है मुझे। भगवान की कसम, जब से ये हमारे साथ आया है कुछ भी अच्छा ही नहीं हुआ। शायद बूढ़ा आदमी सही था, ये लड़का शैडो गोड की सजा है। सनी ने आंखें घुमाने से खुद को मुश्किल से रोका। सच ये था कि उसकी किस्मत सच में खराब थी, लेकिन शिफ्टी जो कह रहा था उसे उल्टा सच था। वो बदकिस्मती की वजह नहीं थी, बल्कि वो इस गुलामों की काफिले में इसलिए था क्योंकि ये काफिला पहले से ही बर्बादी के लिए तय था। स्कॉलर ने बीच में कहा, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शिफ्टी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जो भी हो, क्या हमें इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? वैसे भी ये ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। अब स्कॉलर की नज़र सनी पर पड़ी। सनी को लगा जैसे उसकी निगाहों में कोई ठंडापन छुपा हुआ है। शायद वो सिर्फ वहम था, शायद नहीं। लेकिन आखिरकार स्कॉलर ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो, शायद ये लड़का आगे चलकर काम आ जाए। लेकिन हीरो ने आखिर बोलकर बहस खत्म की। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ तक इसकी सहन शक्ति की बात है, पहले अपनी फिक्र करो। शिफ्टी ने दांत किचकिचाए, पर फिर हाथ हिलाकर शांत हो गया। ठीक है, तो फिर क्या करें? चारों ने टूटे रास्ते की ओर देखा, फिर नीचे ढलान की ओर और फिर ऊपर, जहाँ चट्टानों के गिरने से बनी दरारें एक सीधी दीवार में तब्दील हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद स्कॉलर ने कहा, असल में पहले के ज़माने में यहाँ एक रास्ता पहाड़ की चोटी तक जाता था। तीर्थयात्री उस पर चढ़ते थे। बाद में एम्पायर ने उस पथ को चौड़ा करके उस पर एक नई सड़क बना दी। अब वो रास्ता सीधे पहाड़ी दर्रे की ओर जाता है, चोटी की ओर नहीं। उसने ऊपर देख, पुराना रास्ता अभी भी कहीं ऊपर मौजूद होना चाहिए। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो शायद टूटी सड़क को पार कर सकें। बाकी सबने भी ऊपर देखा और एक पल को उनकी सांसें थम गई, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब था एक खतरनाक बर्फीली चढ़ाई। सिर्फ हीरो शांत खड़ा था, जैसे कोई संत हो। ढलान अब पूरी तरह सीधी दीवार नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत तीखी थी। शिफ्टी सबसे पहले बोला, उधर चढ़ना? दिमाग खराब है क्या? स्कॉलर ने कंधे उचकाए। कोई और रास्ता है क्या तुम्हारे पास? किसी के पास नहीं था। थोड़ी तैयारी के बाद चढ़ाई शुरू हुई। शिफ्टी और स्कॉलर ने मरे सैनिकों से मिली तलवारें अपने पास रखी, पर सनी ने अफसोस के साथ अपनी छोटी तलवार छोड़ दी।
वो जानता था ये चढ़ाई उनके धैर्य और शरीर की परीक्षा लेने वाली थी। अब तलवार का थोड़ा सा वजन भी ऊपर चढ़ने में जान ले सकता था। उसके लिए पहले से ही सबसे कमज़ोर सदस्य होने के नाते हल्का होना ही बेहतर था। पहाड़ी रास्ते पर सामान उठाकर चलना ही मुश्किल था, लेकिन अब सीधे पहाड़ पर चढ़ना वो तो और भी बड़ी परेशानी बन गई थी। सिर्फ आधे घंटे में ही सनी की मांसपेशियां जैसे पिघलने लगी, फेफड़े जैसे फटने की कगार पर थे, लेकिन फिर भी वो चढ़ता गया। दांत भींचकर हर कदम पर खुद को याद दिलाना पड़ता, संभल कर चलो, फिसलोगे तो सीधे मौत के हवाले। कुछ अच्छा सोचो, उसने खुद से कहा। पर सोचे तो क्या सोचे, कुछ और याद ना आते हुए सनी ने उस इनाम के बारे में सोचना शुरू किया जो इस फर्स्ट नाइटमेयर के बाद मिलने वाला था। अवेकन को मिलने वाला फर्स्ट बून ही सबसे खास हो, वही तय करता है कि उनकी क्षमता क्या होगी, वो ड्रीम रियलम में कैसे जिंदा रह पाएंगे। सबसे पहली और अहम चीज़ थी सोल कोर्स को देखना और उनसे जुड़ना सीखना। यही कोर तुम्हारी शक्ति की असली कुंजी होते हैं। मॉन्स्टर भी यही इस्तेमाल करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास कई हो सकते हैं, जैसे माउंटेन किंग के पास 5 थे। इंसान को अपने कोर को मजबूत करने के लिए औरों के शवों से निकले सोल शार्ड्स को खाना पड़ता है, इसलिए लोग मौत के खतरे के बावजूद मॉन्स्टर से लड़ते हैं। दूसरा फायदा, फर्स्ट नाइटमेयर पार करने के बाद तुम ड्रीमर यानी स्लीपर बनते हो और अगली सर्दियों की संक्रांति पर तुम ड्रीम रियलम में प्रवेश कर जाते हो। वहाँ से बाहर निकलने तक तुम वहीं रहोगे। यही तो वक्त होता है जहाँ तुम सचमुच अवेकन बनते हो। सनी के लिए वो तैयारी का समय बस 1 महीना था, यानी बहुत कम। और फिर आता है तीसरा वरदान, एस्पेक्ट एबिलिटी, वो खास शक्ति जो तुम्हें आम इंसानों से अलग बनाती है। हर किसी को एक अलग शक्ति मिलती है, कोई युद्ध के काम की, कोई जादू से जुड़ी और कुछ तो ऐसे जो इंसानी समझ से परे होते हैं। पर इसके साथ ही आती है एक कीमत। हर एबिलिटी के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी होती है, कुछ मामूली, कुछ खतरनाक और कुछ तो जानलेवा। एक मंदिर का गुलाम क्या एबिलिटी पाएगा, सनी ने सोचा। फ्लोर्स तो जैसे मुफ्त में बांटे जा रहे हो, बस दुआ है मेरा एस्पेक्ट इवॉल्व हो जाए या और अच्छा पूरा ही बदल जाए। अगर कोई एस्पिरेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसका एस्पेक्ट समय से पहले इवॉल्व हो सकता है। एस्पेक्ट भी रैंक होती है, डोरमेंट, अवेकन, असेंडेड, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सेक्रेड और डिवाइन। पर आखिरी वाला डिवाइन आज तक किसी ने नहीं देखा। इतनी मुश्किलों के बाद अगर स्पेल में जरा भी इंसानियत बची हो तो मुझे कम से कम अवेकन एस्पेक्ट तो देगा, या शायद असेंडेंट। और फिर था वो अंतिम दुर्लभ वरदान, ट्रू नेम। स्पेल की तरफ से दिया गया एक नाम जिसका कोई व्यवहारिक फायदा नहीं, पर वो एक सम्मान का प्रतीक होता है। फर्स्ट नाइटमेयर के बाद इसे पाने वाले एस्पिरेंट्स बहुत ही कम हैं, इसलिए सनी ने उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। शानदार नाम की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ताकत चाहिए। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन ये सारी कल्पनाएं उससे और ज़्यादा मायूस और चिड़चिड़ा बना रही थी। शायद मुझे सपना देखने से एलर्जी है, ये सोचते हुए उसे एक और विडंबना याद आ गई। वो अपनी बाकी की ज़िंदगी का आधा हिस्सा उसी ड्रीम रियलम में बिताने वाला था, अगर जिंदा रहा तो। लेकिन इन बेकार कल्पनाओं का फ़ायदा एक बात में हुआ। वो जब चट्टानों से ऊपर देखने लगा तो देखा कि सूरज अब नीचे जा चुका। हवा और भी ठंडी लग रही थी। कम से कम टाइम तो पास हुआ, रात अब नज़दीक थी। जब तक उन्होंने रुकने का फैसला लिया, सनी बेहोश होने की कगार पर था। घंटों तक नुकीली बर्फ से ढकी पहाड़ी चढ़ते हुए उसका शरीर अब लगभग जवाब दे चुका था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उससे भी ज़्यादा बुरा हाल शिफ्टी का था। उसकी आंखें धुंधली थी, ध्यान भटका हुआ, सांसें धीमी और टूटी फूटी, जैसे फेफड़ों पर कोई बोझ पड़ा हो। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था वो बीमार है। जैसे ही हीरो ने चट्टानों के बीच एक छोटी सी सुरक्षित जगह तलाशी, शिफ्टी सीधे ज़मीन पर ढेर हो गया। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो गुस्से में बड़बड़ा भी नहीं रहा था, जो अब तक उसकी आदत बन चुकी थी। वो चुपचाप पड़ा था, सिर्फ उसकी सीने की हल्की हलचल बता रही थी कि वो जिंदा है। कुछ पल बाद कांपते हाथों से उसने अपना फ्लैगन खोला और पानी के बड़े बड़े घूंट निगल गया। हीरो की आवाज़ हल्की चिंता से कांप उठी।
जो उसके लिए असामान्य थी। पानी बचा कर रखो। शिफ्टी ने उसके बात को अनसुना कर दिया और पूरा फ्लैगन खाली कर दिया। स्कॉलर की हालत भी कुछ खास नहीं थी। ऊंचाई पर चढ़ाई ने उसके बूढ़े शरीर को थका डाला। वो पसीने में तर, आंखें लाल और चेहरा बेजान लग रहा था। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सनी ने सब में सबसे बेहतर सहन शक्ति दिखाई थी, जबकि वो सबसे कमज़ोर था। जब पानी खत्म हो जाएगा तब हम बर्फ़ पिघला सकते हैं ना? सनी ने पूछा। हीरो ने स्कॉलर की ओर देखा और कुछ गहराई से बोला, वो वक्त भी आ सकता है जब हमें आग जलाना भी मना होगा, वरना कोई अनचाहा मेहमान ध्यान दे सकता है। सब खामोश हो गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि वो मेहमान कौन हो सकता है। माउंटेन किंग का खौफ अब भी जहन में ताज़ा था। सौभाग्य से आज हीरो को एक छोटी सी गुफा मिल गई थी, जो एक संकरी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। वहाँ आग जलाना सुरक्षित था। कोई बात करने के मूड में नहीं था। सबने चुपचाप आग पर मांस के टुकड़े भुने और खा लिए। जैसे जैसे आसमान काला हुआ, स्कॉलर और शिफ्टी दोनों सो चुके थे, शायद अपने अपने डरावने सपनों में खोए हुए। हीरो तलवार लेकर चट्टान की कगार पर जाकर खड़ा हो गया। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं पहले पहरेदारी लेता हूँ। सनी ने सर हिलाया और आग के पास लेट गया। पहली बार सपने के अंदर सोने का अनुभव मिल रहा था और हैरानी की बात ये थी कि ये भी काफी सामान्य था। जैसे ही सिर जमीन से टकराया, होश गहराई में खो गया। पर कुछ ही पलों बाद किसी ने हल्के से झंझोड़कर उसे जगा दिया। नींद में डूबा सनी उठ गया। उसकी नजर हीरो पर पड़ी। ये दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं। इन्हें और वक्त दो संभलने के लिए। आग बुझने मत देना और हमें सुबह के समय जगा देना, या फिर अगर वो राक्षस वापस लौट आए। सनी चुपचाप बैठा और हीरो की जगह ले ली। हीरो ने कुछ लकड़ियां आग में डाली और फिर खुद भी सो गया। कुछ घंटों तक सनी अकेला था। आसमान गहरा काला, बस दूर सितारे और एक पतली सी नई चांद की नोक दिखाई दे रही थी, पर उसका उजाला पहाड़ों के अंधकार को चीर नहीं पा रहा था। सिर्फ सनी की आंखें ही इस अंधेरे में देख सकती थी। वो शांत बैठा था, उस रास्ते की ओर देखता था जहां से वो ऊपर चढ़े थे। इतनी ऊंचाई से वो पत्थरों से बनी सड़क को देख सकता था। यहाँ तक कि वो जगह भी दिख रही थी जहाँ उन्होंने माउंटेन किंग से लड़ाई लड़ी थी। नीचे पत्थरों पर बिखरे बेजान शरीर अब उस बिंदुओं जैसे लग रहे थे। और तभी उसने कुछ देखा। एक काली आकृति खाई के नीचे से रेंगता हुआ उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ आई। कुछ पल तक वो ऐसे ही रही, फिर उसने पंजे घसीटते हुए शवों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर बार जब उसका पंजा किसी लाश से टकराता, वो उसे उठाकर अपने जबड़े में डाल लेता। हवा में हड्डियों के टूटने की आवाज़ घुल गई थी। सनी सहम गया और गलती से एक छोटा पत्थर अपने पांव से गिरा बैठा। वो चट्टान से नीचे लुढ़का, फिर दूसरे पत्थरों को भी साथ ले गया। इस पत्थर गिरने की आवाज़ ने उस रात की खामोशी को चीर दिया। नीचे टैरेंट ने अपना सर घुमाया और सीधे सनी की ओर देखने लगा। सनी जम गया। एक सांस भी लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो टैरेंट उसकी ओर देख रहा था, पर कुछ कर नहीं रहा था। कुछ भयानक सेकंड बीते, जैसे हर पल एक युग हो, और फिर टैरेंट ने सिर मोड़ा और शवों को खाना जारी रखा। ये अंधा? सनी को अब समझ आया। उसके सफ़ेद खालीपन भरे नेत्र, वो आंखें कभी हिलती नहीं थी। जब सनी ने उस पर गाड़ी गिराई थी, तब भी उसने तभी प्रतिक्रिया दी थी जब गाड़ी चट्टानों से टकराकर शोर मचाने लगी थी। अब सब समझ में आ रहा था। वो देख नहीं सकता था। सुबह होते ही सनी ने सबको उठा दिया। हीरो को उम्मीद थी कि रात की नींद से स्कॉलर और शिफ्टी थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे, पर उनकी उम्मीदें टूट गई। दोनों की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। शिफ्टी का चेहरा अब भयंकर सफ़ेद था, आंखें अध खुली और चेहरा जैसे आत्मा से खाली। इससे क्या हो पाएगा? स्कॉलर, जो खुद भी मुश्किल से खड़ा था, थका हुआ स्वर में बोला, शायद ये माउंटेन सिकनेस है। अलग अलग लोगों पर इसका अलग असर होता है। मैं ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ से दहा हो जाओ। शिफ्टी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में खुद को बचाने की कोशिश की। हीरो ने उसकी ओर देखा और उसके हिस्से का ज़्यादातर सामान खुद उठा लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद कुछ बोझ सनी को भी दे दिया। जब हम सो रहे थे, कुछ हुआ? सनी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो राक्षस वो शवों को खा रहा था। हीरो की भौहें सिकुड़ गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना। हीरो धीरे धीरे चट्टान की कगार पर गया, नीचे झांकने लगा। कुछ देर बाद उसका जबड़ा कस गया, जैसे पहली बार किसी चीज से घबरा गया।
तो हमें और तेज चलना होगा। अगर वो शव खत्म कर चुका होगा तो अगला निशाना हम होंगे। हमें रात से पहले उस पुराने रास्ते तक पहुंचना होगा। डरे और निराश चेहरे लिए वो फिर चल पड़े। सनी अब उस अतिरिक्त बोझ के नीचे टूट रहा था। शुक्र था कि शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही ज्यादातर पानी पी चुके थे, इसलिए वजन थोड़ा कम था। वो और ऊपर चढ़ते गए। सूरज उनके साथ साथ चढ़ता रहा। कोई बात नहीं कर रहा था, बस कदमों की आवाज और थकी हुई सांसें। शिफ्टी अब सबसे पीछे छूटता जा रहा था। उसकी ताकत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। और तभी एक चीख। सनी ने पीछे मुड़कर देखा। बस एक डरा हुआ चेहरा दिखा। शिफ्टी की टांग फिसली और वो पीछे की ओर गिर गया। उसका शरीर जमीन से टकराया, फिर लुढ़कता हुआ चला गया। कोशिश करता रहा कुछ पकड़ने की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सनी और बाकी सिर्फ खड़े रहकर देख सकते थे, लाचार ठहरे हुए। शिफ्टी का शरीर चट्टानों पर लहू छोड़ता गिरता गया, एक गुड़िया की तरह, और फिर एक उभरी हुई चट्टान से टकराकर उसका शरीर टूटे मांस के ढेर में बदल गया। शिफ्टी अब मर चुका था। तीनों लोग बिना कुछ बोले खड़े थे, पहाड़ की ढलान पर नीचे झांकते हुए। शिफ्टी की मौत कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसे यूं टूटे फूटे शरीर के रूप में देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। एक अजीब भारी खामोश उनके चारों ओर छा गई थी, क्योंकि अब उस चट्टान को देखना ऐसा था जैसे कोई उनमें से वहां गिरा पड़ा हो। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर स्कॉलर ने लंबी सांस ली। अच्छा हुआ तुमने उसके पास का ज्यादातर सामान पहले ही ले लिया था। सनी ने एक ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा। थोड़ा बेरहम है, लेकिन बात गलत भी नहीं। स्कॉलर को लगा शायद उसकी असली भावना जाहिर हो गई है। उसने जल्दी से आवाज़ में गंभीरता बढ़कर कहा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे मेरे मित्र। वाह क्या नाटक है। सनी को तो शुरू से ही उसके इस सौम्य दयालु व्यक्ति वाले दिखावे पर शक था। आउटस्कर्ट्स में पले बड़े हर बच्चे को ये सिखाया जाता था, जो इंसान बिना कारण बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। या तो वो मूर्ख होता है या फिर राक्षस। स्कॉलर मूर्ख नहीं लग रहा था, तभी तो सनी शुरू से उस पर भरोसा नहीं कर पाया। हमें चलना होगा, हीरो ने कहा, एक बार आखिरी बार नीचे झांकते हुए। उसका स्वर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सनी को महसूस हुआ कि उस आवाज़ के पीछे एक गहरा ज्वार छुपा हुआ है। बस ये समझ नहीं पाया, दर्द था या गुस्सा। स्कॉलर भी मुड़ा और चल पड़ा। सनी ने आखिरी बार उस चट्टान को देखा और फिर भारी मन से पीछे मुड़ गया। मुझे इतना पछतावा क्यों हो रहा है? उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। उसने यही डिजर्व किया था। बावजूद इसके एक हल्की सी बेचैनी उसके भीतर थी। और फिर उन्होंने शिफ्टी को पीछे छोड़ दिया और चढ़ाई जारी रखी। ऊंचाई अब जानलेवा हो चली थी। तेज बर्फीली हवा इतनी ताकत से चेहरे पर लग रही थी कि एक जरा सी चूक में शरीर नीचे गिर सकता था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सनी के सिर में चक्कर आ रहा था, उलझन हो रही थी, जैसे धीरे धीरे दम घुट रहा। ऊंचाई से होने वाली बीमारी ये ऐसी चीज थी जिसे मेहनत या हिम्मत से नहीं हराया जा सकता था। ये अंदर से गला देती थी और फिर कब असर करेगी कोई नहीं जानता। अगर किस्मत खराब हो तो कोई एथलीट भी इसमें गिर सकता है, और किस्मत अच्छी हो तो आम इंसान भी बच निकलता है। अब तो वो तीनों सिर्फ अपनी हिम्मत और किस्मत के भरोसे चढ़ रहे, और जैसे इतना काफी नहीं था, अब ठंड भी हड्डियों को चीरने लगी। सनी खुद को बुखार और ठंड दोनों में एक साथ झुलसता और जमता महसूस कर रहा था। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैंने जिंदगी में कौन सा गुनाह किया था जो मैं यहाँ इस बर्फीले नर्क में फंस गया। पर रुकना मुमकिन नहीं था। घंटों बीते, थकान के बावजूद वो तीनों आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे ऊपर की ओर। सनी को उम्मीद थी कि स्कॉलर जिस प्राचीन रास्ते की बात कर रहा था अब वो ज्यादा दूर नहीं होगा, पर वक्त बीतता रहा और रास्ता दिखा नहीं। सनी के मन में शक उठने लगा, शायद स्कॉलर ने झूठ बोला था या फिर वो रास्ता अब मिट चुका है। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ, वो रास्ता उन्हें मिल गया, काला पथरीला और बेहद संकरा, इतना कि मुश्किल से दो लोग साथ चल सके। कोई पक्का निर्माण नहीं था, लगता था जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने इस पहाड़ को काट कर ये रास्ता बनाया। कुछ जगह बर्फ में छुपा हुआ, पर सबसे अहम बात वो समतल था। सनी को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी समतल चीज को देखकर इतनी राहत मिली थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। स्कॉलर ने तुरंत अपना सामान नीचे रखा और जमीन पर बैठ गया।
उसका चेहरा भयानक सफेद था, सांसें उखड़ी हुई, लेकिन फिर भी एक विजयी मुस्कान उसके होठों पर। कहा था ना? हीरो ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। फिर उसने स्कॉलर की ओर देखा। उठो, अभी आराम का समय नहीं है। स्कॉलर ने पलकें झपकाई और फिर भीख मांगती सी नजरों से उसकी ओर देखा। बस कुछ मिनट दे दो। हीरो कुछ बोलने ही वाला था कि सनी ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हीरो मुड़ा। क्या हुआ? सनी ने पीछे इशारा किया, नीचे की ओर। शिफ्टी का शरीर गायब है। हीरो कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा, पर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों ने उसका इशारा समझ लिया। तीनों चट्टानों के किनारे पहुंचे और नीचे झांका जहां शिफ्टी गिरा था। वहाँ अब भी खून के धब्बे थे, पर उसका शरीर वहाँ नहीं था। कॉलर एक झटके में पीछे सरक गया। हीरो ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। तीनों की आंखें एक दूसरे से मिली और सबने एक ही बात समझी, वो हमारा पीछा कर रहा है। हीरो ने दांत भींच लिए। अगर वो इतना करीब है तो शायद अब हमें उससे लड़ना ही पड़ेगा। ये विचार जितना असंभव था उतना ही डरावना भी। इसका मतलब था मौत तय है। पर स्कॉलर ने घबराने की बजाय सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, जरूरी नहीं। हीरो और सनी एक साथ उसकी ओर मुड़े। हीरो ने पूछा, समझाओ। लो, शुरू हो गया। स्कॉलर ने गहरी सांस ली। वो जानवर एक ही दिन में यहाँ तक पहुँच गया, यानी दो ही संभावनाएं हैं। या तो वो इतना समझदार है कि उसे पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, या फिर वो खून की गंध का पीछा कर रहा। हीरो ने सर हिलाया। तर्क सही लग रहा था। स्कॉलर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी भी स्थिति में हम उसे भटका सकते हैं, थोड़ा वक्त खरीद सकते हैं। हीरो ने पूछा, कैसे? स्कॉलर चुप हो गया। हीरो ने गुस्से में कहा, चुप क्यों हो, बोलो। फिर स्कॉलर ने धीरे से, जैसे अपनी ही इच्छा के विरुद्ध बोलना पड़ रहा हो, कहा, हमें बस इस लड़के को थोड़ा घायल करना होगा। खून बहने तो उसे नीचे वाले रास्ते पर घसीटो, फिर वहीं छोड़ दो। वो हमारे लिए चारा बनेगा और हम ऊपर चढ़ जाएंगे। एकदम टाइम पर निकाला प्लान। सनी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मैं सही था। ये चालाक बुजुर्ग मुझे खाने के लिए सजा दे रहा है। वो पंक्तियां याद आई, लड़के को अभी मत छोड़ो, बाद में काम आ सकता है। वो समझ गया किस काम की बात थी। अब सब कुछ इस बात पर टिका था, हीरो का क्या फैसला। हीरो चौंक गया। तुम कहना क्या चाहते हो? उसका खून बहाओ? कॉलर ने सिर झुकाया। अगर वो जानवर हमारी मंजिल समझ गया तो हमें पास की बजाय चोटी पार करनी होगी, और अगर वो खून की गंध का पीछा कर रहा है तो हम उसे चकमा दे सकते हैं, बस नीचे एक घायल इंसान छोड़कर। वो रुका। एक घायल शरीर नीचे छोड़कर? हम निश्चित रूप से उसका पीछा रोक सकते हैं, चाहे वो हमें जिस भी चीज से ट्रैक कर रहा हो। हीरो की आंखें सनी और स्कॉलर के बीच दौड़ रही थी। कुछ पल बाद उसने पूछा, तुम इतनी नीच बात कैसे सोच सकते हो? स्कॉलर ने बहुत ही माहिर अंदाज में दुखी चेहरा बना लिया। मुझे भी दुख होता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तीनों मरेंगे। इसी तरह लड़के की मौत कम से कम 2 लोगों की जान बचा सकती है। भगवान उसे आशीर्वाद देंगे उसके बलिदान के लिए। वाह, क्या ड्रामा है। मैं तो खुद को मारने के लिए मान ही गया। हीरो कुछ बोलने वाला था और चुपचाप रह गया। सनी चुपचाप उन्हें देख रहा था और मन ही मन आकलन कर रहा था, अगर लड़ाई होती है तो क्या वो जीत सकता है? स्कॉलर तो खुद ही अधमरा लग रहा था। उसे तो सनी अकेले ही निपटा सकता था, लेकिन हीरो अब भी सबसे बड़ा खतरा था। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की शैडो स्लेव नॉवेल्स की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा होगा तो हम ऐसे ही जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माता ने कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग शैडो स्लेव नॉवल की चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 12 से, जिसका नाम है द स्मेल ऑफ ब्लड। हीरो उस समय नीचे देख रहा था, जैसे उसकी नजरें सनी की आंखों से बच रही हों। उसकी हथेली हमेशा की तरह तलवार के हत्थे पर थी, और हमेशा की तरह सनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस परफेक्टली स्कल्प्टेड चेहरे के पीछे क्या चल रहा है। ये अनजाना तनाव उसके भीतर तक बेचैन कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद हीरो ने आखिरकार बोला, मेरे पास सिर्फ एक सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों एक साथ उसकी ओर देखने लगे। सांसें थम सी गई थी। हाँ, सनी ने धीमे से कहा, तुमने कहा कि हम तीनों में से एक किसी को कुर्बान करना होगा ताकि बाकी 2 बच सके, तो फिर उसे क्यों? जहाँ तक मैं देखता हूँ तुम खुद मौत के ज्यादा करीब हो। वाह, क्या सवाल पूछा है। मैं अभी पूछने ही वाला था। सनी ने स्कॉलर की ओर देखा।
चेहरे पर एक हल्की हंसी दबाने की कोशिश करते हुए। लेकिन अफसोस, स्कॉलर के पास जवाब पहले ही तैयार था। पहले हमले से पहले ये लड़का पहले ही तुम्हारे सीनियर के कोड़ों से लहूलुहान हो चुका था। फिर जब हमला हुआ तब ये एक और गुलाम के खून में सन गया। उसका चोगा वो भी खून से सना हुआ है। जब उसका मालिक मारा गया, इस लड़के से पहले ही खून की बदबू आती है। अगर हम इसे जिंदा रखते हैं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए यही सबसे बेहतर बलिदान है। सनी की मुस्कान चेहरे तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। तेरे दिमाग को तो कोई खा जाए। हीरो ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। चेहरा हर पल के साथ और सख्त होता जा रहा था और फिर उसने सनी की ओर देखा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। ये सब सच है। सनी का गला सूख गया। रीढ़ की नीचे तक पसीने की एक बूंद बह गई। उसने खुद को एक्शन के लिए तैयार कर लिया, लेकिन तभी हीरो मुस्कुराया। तुम्हारा लॉजिक ऑलमोस्ट परफेक्ट है, उसने कहा और धीरे से तलवार म्यान से निकाली। पर तुम एक चीज भूल गए। स्कॉलर ने भौहें उठाई, अपने ही डर को छुपाने की कोशिश करते हुए। कौन सी चीज? हीरो ने अब उसकी ओर देखा। चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों से निकल रहा था गाढ़ा तलवार की तरह तेज किलिंग इंटेंट। ये कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, योर ग्रेस। मुझे ये भी पता है कि तुमने क्या किया है और कैसे एक गुलाम बन गए। तुम्हारे जितने पाप हैं उनमें से सिर्फ एक ही काफी है कि तुम्हें मारने के लिए। तो अगर किसी को कुर्बान करना है तो वो तुम हो। स्कॉलर की आंखें फट गई। मगर खून की गंध, वो तो लड़के से। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना लहूलुहान कर दूंगा कि तुम्हारे खून की गंध उस लड़के की बची खुची बदबू को भी दबा देगी। और फिर सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। हीरो ने जैसे ही छलांग लगाई, सनी को कुछ समझने का वक्त भी नहीं मिला। इन झटके में स्कॉलर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग तलवार से तोड़ दी गई थी और फिर हीरो ने दूसरी टांग पर पैर रखा। हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंज उठी। बस सब खत्म हो गया। हीरो का ये रूप उसकी यूजुअल शालीनता से एकदम अलग था। इतनी क्रूरता कि सनी के खून में बर्फ सी दौड़ गई। हीरो ने सनी की ओर देखा, बिल्कुल शांत आवाज में बोला, यही इंतजार करना। फिर उसने स्कॉलर को घसीटते हुए वहां से दूर ले गया और कुछ देर में चट्टानों के पार से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी जो हवा में तैरती रहीं। सनी अकेला रह गया, कांपता हुआ। यह सब बहुत ज्यादा हो गया है। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि स्कॉलर का अंत इतने अचानक और बेरहमी से हो गया। और जब हीरो वापस आया, उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने स्कॉलर का बैग लिया, कुछ लकड़ियां बाहर फेंकी, फिर सनी की ओर देखा। चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए। सनी ने चुपचाप सिर हिलाया। अब वो दो ही बचे थे। अजीब था, लेकिन सनी को पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। चट्टानों पर चलना दीवार पर चढ़ने से कहीं ज्यादा आसान था। अब उसके पास सोचने का वक्त था। एक अजीब सी उदासी उसके मन पर छाने लगी और शायद पहली बार उसे लगने लगा कि ये खौफनाक सपना अब बहुत दूर नहीं। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर हीरो ने कहा, जो हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दो। ये मेरा फैसला था, सिर्फ मेरा। वो सनी से कुछ कदम आगे चल रहा था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे अगर तुम जानते कि उस इंसान के पाप क्या थे, शायद नहीं, छोड़ो, बेहतर है कि ना जानो। बस इतना समझ लेना, उसे मारना इंसाफ था। कौन दोषी महसूस कर रहा है, तू या मैं? ये लोग खुद को हमेशा राइट दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, सब कुछ जस्टिफाई करते रहते हैं, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। सनी को ये ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर कोई जवाब नहीं आया तो हीरो हल्का हंसा। तुम ज्यादा बोलते नहीं हो, है ना? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसके बाद दोनों फिर चुप हो गए, अपनी अपनी सोचों में गुम। सूरज ढलने लगा था। आसमान में लाल, नारंगी और सुनहरी रोशनी की धाराएं फैल चुकी थी। नीचे बादलों का गाढ़ा समंदर बहता दिखाई दे रहा था। सितारे और चांद आसमान में उभरने लगे थे। सब कुछ बेहद खूबसूरत था, लेकिन सनी की सोच बस एक ही थी, जब सूरज पूरी तरह चला जाएगा तब कितनी ठंड होगी। सूरज छिपने से पहले हीरो ने एक जगह खोज ली, एक पत्थरों की ओट में छुपा हुआ एक सुराख जो धीरे धीरे एक छोटी सी गुफा में बदल गया। सनी ने जैसे ही लकड़ियां जलाने की कोशिश की, हीरो ने सिर हिलाकर रोक दिया। आज हम बिना आग के कैंप करेंगे, वो बीस्ट बहुत पास है।
बिना आग के रात बिताना बेहद कठिन था, लेकिन कम से कम वो जमेंगे नहीं। दोनों गुफा में बैठ गए, सनी एक कोने में, हीरो सामने। आज कुछ अलग था। हीरो पहली बार अपना तलवार साफ करना भूल गया था। उसका मन कहीं और था। धीरे धीरे अंधेरा पूरी गुफा में छा गया। सनी को सब कुछ साफ दिख रहा था, पर हीरो, वो अब भी पूरी तरह अंधा था। उसका चेहरा अंधेरे में और भी ज्यादा शाही और अजीब तरह से दुखी लग रहा था। सनी बस उसे देखता रहा। वो नहीं सोया। फिर अचानक हीरो की धीमी आवाज आई, तुम्हें पता है अंधेरे में भी मुझे लोगों की मौजूदगी महसूस हो जाती है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं, जैसे तुम भी उन्हीं शैडोज में से एक हो। थोड़ी देर चुप्पी रही। क्या तुम सो गए हो? उसका सवाल अंधेरे में गूंजा। सनी, जो अब तक हीरो की जरूरत पड़ने पर ही कुछ बोलता था, वो भी बस एक दो शब्द, उसे इस पल में कुछ खास महसूस हुआ था। शायद अंधेरा थोड़ी हिम्मत दे रहा था। क्या तुम मेरे सोने का इंतजार कर रहे हो, या फिर सुबह होते ही मुझे मार दोगे? हीरो की मुस्कान एक पल में जम गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे उसे खुद पर शर्म आ रही हो। गुफा में छाई हुई चुप्पी के बीच कुछ मिनट बीते और फिर वो बोला, हाँ, मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें तब मार दूंगा जब तुम सो रहे हो तो कुछ तकलीफ नहीं होगी। अंधेरे में सनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। हीरो ने गहरी सांस छोड़ी और दीवार से टिक गया। अब भी वो ऊपर नहीं देख रहा था। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता, ये पाप मेरा अपना बोझ रहेगा, पर अगर हो सके तो बस समझने की कोशिश करना। अगर हालात अलग होते तो मैं उस राक्षस का सामना करता तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है। मुझ पर एक ऐसा कर्तव्य है जिसे पूरा किए बिना मैं मर नहीं सकता। सनी हंसा, एक कड़वाहट से भरी हंसी। तुम लोग कमाल हो, मुझे मारने का प्लान बना रहे हो और फिर भी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश। वाह, तुम्हारे जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। सच बोलो ना एक बार। मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि आसान है। मैं तुम्हें मार रहा हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। हीरो ने आंखें बंद कर ली। चेहरा दुख से भरा हुआ था। मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। क्या समझना है इसमें? सनी थोड़ा आगे झुक गया। गुस्सा अब उसकी नसों में दौड़ रहा था। बताओ, मुझे ही क्यों मरना है? हीरो ने सिर उठाया। अंधेरे में सनी की आवाज की दिशा में चेहरा मोड़ा। वो आदमी बुरा था, पर उसकी बात सही थी। तुम में से जो खून की बदबू आती है वो उस जानवर को खींच लाएगी, तो मुझे जाने दो, हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो राक्षस मुझे ढूंढे या ना ढूंढे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हीरो ने सिर हिलाया। उस जानवर के जबड़ों में मरना बहुत ज्यादा क्रूर है। अगर कोई तुम्हें मारे तो बेहतर है वो मैं हूँ। आखिरकार तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सनी पीछे हट गया। थोड़ी देर तक उसने शांत स्वर में कहा, जानते हो, जब मैं यहाँ आया था तब मरने को तैयार था। इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में कोई नहीं है जिसे परवाह हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर मैं चला जाऊँ तो कोई दुखी नहीं होगा, कोई मुझे याद भी नहीं करेगा। उसके चेहरे पर एक वीरान सा भाव था, या फिर वो गायब हो गया और जगह ली एक अजीब सी चमक ने। पर फिर मैंने मन बदल लिया। कहीं ना कहीं मैंने तय कर लिया कि मुझे जिंदा रहना है हर हाल में। हीरो ने उसकी ओर देखा। क्यों? ताकि एक ऐसी जिंदगी जियो जो लोग याद रखें। सनी ने आंखों में अंधेरा लिए हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, ताकि तुम सबको जलाने के लिए। हीरो चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो उठ खड़ा हुआ। चिंता मत करो, मैं ये जल्दी खत्म कर दूंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो गया खुद पर? क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा? क्या पता मैं तुम्हें ही मार दूं? हीरो ने बस सर हिलाया। मुझे शक है। पर तभी उसका शरीर लड़खड़ाया और वो घुटनों पर गिर गया। चेहरा एकदम पीला पड़ गया और फिर खून की उल्टी। सनी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई। आखिरकार। हीरो अब भी घुटनों के बल था, मुंह खून से सना हुआ। हैरान होकर वो अपनी हथेलियों को देख रहा था, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या हो रहा है। ये कौन सा जादू है? उसने कांपती आंखों से सनी की ओर देखा। क्या वो चोर सही था? क्या तुमने हम सब पर शैडो गॉड का श्राप डाला है? सनी ने गहरी सांस ली। काश मेरे पास ऐसा कोई डिवाइन कर्स करने की ताकत होती, पर नहीं।
सच कहूँ तो मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो फिर ये कैसे? सनी ने कंधे उचका दिए। इसलिए मैंने तुम सबको जहर दिया। हीरो एक पल को पीछे हटा। क्या? जब उस चारण ने पहली बार हमला किया था, तुमने मुझे पानी ढूंढने भेजा था, याद है? मैंने मरे हुए सैनिकों की फ्लास्क इकट्ठा की और उनमें थोड़ा ब्लड बेन जूस मिला दिया, सिर्फ अपने वाले को छोड़कर। इतना कम कि स्वाद ना आए, पर इतना कि धीरे धीरे किसी को भी मार सके। हीरो ने दर्द से हांफते हुए जबड़े भींच लिए। फिर उसकी आंखों में एक सच्चाई चमकी। इसलिए शिफ्टी की हालत सबसे पहले खराब हुई। सनी ने सिर हिलाया। उसने सबसे ज्यादा जहर पिया था। स्कॉलर भी ज्यादा दिन नहीं टिकता, पर तुमने पहले ही उसे खत्म कर दिया। तुम्हारी बात अलग थी। तुम पर तो जैसे ब्लड बेन का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं सच में चिंता करने लगा था। हीरो का चेहरा और सहाय हो गया। अब समझ में आया। वो कुछ सोचता रहा, फिर अचानक सनी की ओर देखा। पर तब तो तुम्हें ये नहीं पता था कि हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सनी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो जाहिर था। शिफ्टी उन लोगों में से था जो जूते के लिए भी किसी को मार दे। स्कॉलर तो भीड़ में छुपा भेड़िया था, और वैसे भी लोग अच्छे हालात में भी खुदगर्ज होते हैं। तो मौत के डर में मुझे तो लग रहा था कोई ना कोई मुझे जरूर धोखा देगा। हीरो ने खून थूका। और मैं? मेरे बारे में क्या? तुम? सनी के चेहरे पर घृणा उभर आई। तुम सबसे घटिया हो। क्यों? सनी थोड़ा झुका। अब उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था, बस ठंडी नफरत। मैंने जिंदगी में भले ज्यादा कुछ ना सीखा हो, पर एक बात जरूर सीखी है। सबसे नीच वो गुलाम होता है जो अपने मालिक पर भरोसा करने लगे। ये सुनकर हीरो ने चुपचाप सिर झुका लिया। समझ गया। फिर वो हंस पड़ा। तुम तो बड़े शातिर निकले हैं ना? सनी ने आंखें घुमा ली। बदतमीजी की क्या जरूरत है? पर हीरो उसे सुने बिना ही बड़बड़ा रहा था। अच्छा है, अब मरते वक्त मेरी आत्मा पर थोड़ा बोझ कम रहेगा। सनी ने थके स्वर में कहा, क्या बड़बड़ा रहे हो? मर जाओ चुपचाप। पर हीरो की मुस्कान अब बदल चुकी थी। उसने एक तीखी नजर सनी पर डाली। तुम्हारी ये चाल शायद काम करती अगर मैं आम इंसान होता, पर मेरी सोल कोर पहले ही अवेकन हो चुकी है। मैंने सैकड़ों दुश्मनों को मारकर उनकी शक्ति खुद में समाई है। ब्लड बेन मेरे लिए बस हल्का जहर है। मुझे इससे मौत नहीं आ सकती। सनी पलटा और भागने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। पीठ में किसी चीज की तेज टक्कर लगी और उसका शरीर पत्थर की दीवार से टकराया। एक तेज चीख, सीने में जलता दर्द, और फिर वो लुढ़कते हुए गुफा से बाहर निकल गया। सनी खुद को घसीटते हुए उठाता है, भागता है, तंग पहाड़ी दरार से बाहर आ जाता है, और आखिरकार खुला आसमान, तारों भरी रात और एक चांद। पर यहीं तक उसकी हिम्मत थी। रुको! हीरो की ठंडी आवाज सुनाई दी। सनी जम गया। अगर हीरो सच में अवेकन सोल कोर वाला है तो लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुड़ो! सनी ने हाथ ऊपर कर दिए और धीरे से पीछे मुड़ा। हीरो अब भी खून पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। चारों ओर कपा देने वाली ठंड। क्या ये जरूरी था? खैर, जो भी हो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। चिंता मत करो, ये बहुत जल्द होगा। उसने तलवार खींची। कोई आखिरी बात? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी हथेली में अचानक से एक छोटी सी चांदी की घंटी दिखाई दी। हीरो की भौहें सिकुड़ गई। ये कहाँ छुपा रखी थी? सनी ने घंटी बजाई। एक स्वप्न जैसी मधुर ध्वनि पहाड़ों में गूंज उठी। तुम क्या कर रहे हो? बंद करो! सनी ने आज्ञाकारी भाव से बजाना बंद कर दिया। ये क्या था? और फिर हीरो की आंखों के सामने ही वो घंटी हवा में गायब हो गई। हीरो की नजरों में शक और डर भर गया। बोलो, तुमने अभी क्या किया? लेकिन सनी चुप रहा। इतनी चुप्पी कि अब वो सांस भी नहीं ले रहा था। बोलो अभी, वरना पछताओगे। कोई जवाब नहीं। क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? हीरो एक पल को रुक गया और देखा। सनी उसकी ओर नहीं, बल्कि उसके पीछे अंधेरे को देख रहा था। हीरो की आंखें फैल गईं। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बताने। कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं शैडो स्लेव नॉवल की चैप्टर 14 और 15 को। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14 से, जिसका नाम है द चाइल्ड ऑफ शैडोज। उस वक्त सनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक लास्ट डेस्परेट गैम्बल के। उसका हीरो से सीधा मुकाबला करना मतलब खुद अपनी कब्र खोदना। ब्लड बेन जहर जो उसकी छुपी हुई ट्रिक थी वो भी बेकार, और अंधेरे में देखने वाली स्किल, हाँ कूल लगती है सुनने में, पर हीरो तो जैसे 5G सेंसर लेकर आया था। उसको तो बिना रोशनी के भी सब दिखाई दे रहा था। शायद सुनने की कोई चमत्कारी ताकत थी उसके पास, या कोई मैजिक सोनार। जो भी हो, अब तो केव भी छोड़ चुके थे और चांदनी के नीचे खड़े थे। मतलब गेम और भी टफ हो गया था। सनी के पास सिर्फ एक फायदा बचा था। उसे पता था कि माउंटेन किंग अंधा है, पर हीरो को नहीं। अब ये बात हीरो पर कैसे उल्टी जाए, बस यही दिमाग में चल रहा था। और तभी उसने वो किया जो कोई भी स्मार्ट और थोड़ा फिल्मी इंसान करता है, सिल्वर बेल बजाई। ये घंटी दूर दूर तक सुनाई देती है और सनी को उम्मीद थी कि टायरन भाई भी इसे सुन ही लेंगे। अब सनी बस चुपचाप खड़ा रहा, दिल में सिर्फ एक ही मंत्र, हीरो तू बोलता रह, मुझसे तुझे सुन ही लेगा। हीरो की आंखों में कंफ्यूजन से गुस्सा आ गया। अभी क्या अभी बता, वरना पछताएगा। सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं खड़ा कांप रहा था, दर्द में था लेकिन फिर भी चुप। तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? अब सनी ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरों के सामने जो हुआ उसने तो बोलना ही बंद कर दिया। हीरो के पीछे से एक जानवरों से भी बड़ा हाथ उभरा। उसकी तलवार हवा में थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माउंटेन किंग ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई चिप्स का पैकेट खोलता है। सरसराहट, चीर फाड़ और चपड़ चपड़। सनी ने डर के मारे अपनी पीठ घुमा ली और धीरे से पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही हीरो की चीख गूंजी, सनी ने और तेज दौड़ लगा दी। सॉरी हीरो, उसने मन में सोचा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, पर क्या करूं, झूठा हूं मैं। जा अकेले ही मर। अकेली एक काली पर्वत चोटी थी, ठंडी तेज हवा और चांद की रोशनी, और उसी रोशनी में एक फटीचर हालत वाला लड़का सनी। चेहरा सफेद जैसे पाउडर लगा लिया हो, आंखें धंसी हुई और कपड़े ऐसे जैसे किसी ने खींच कर लाया हो। ऐसा लगता है जैसे कोई चलता फिरता ज़ॉम्बी हो। सांस उकड़ रही थी, छाती दर्द से जल रही थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ में ठूंस दिया हो। लेकिन फिर भी वो चल रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि नाइटमेयर तभी खत्म होगा जब वो चोटी पर पहुंचेगा। और फिर वो पहुंच गया। वहां खड़ा था एक पुराना टूटा हुआ काला मंदिर, जैसे किसी डार्क गॉड का पैलेस हो। मिल गया, उसने कहा। आवाज में थकावट थी। लड़खड़ाते हुए चोटिल शरीर के साथ वो मंदिर की ओर बढ़ा। मन में हीरो की बात फिर से आई। देखा हीरो, तू स्ट्रॉन्ग था, मैं वीक, लेकिन तू मर गया और मैं अब भी जिंदा हूँ। कितनी फनी बात है। फिर उसने खुद को करेक्ट किया, नहीं एक्चुअली सैड हूँ। तुम्हें क्या पता बेरहमी किसे कहते हैं। जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ क्रुएल्टी एक कला है और मैं उसका मास्टरपीस हूँ। अब वो मंदिर के स्टेप्स पर चढ़ने लगा, लेकिन उसके आसपास बिखरी थी हजारों हड्डियाँ, इंसानों की भी और मॉन्स्टर्स की भी। और जैसे ही एक इनविजिबल गार्जियन उसके पास आया, सनी के सोल से एक जानी पहचानी खुशबू आई, डिविनिटी की, और वो गार्जियन रुक गया। सनी बेफिक्र चढ़ता गया। मंदिर के अंदर का हॉल ग्रैंड था, पर टूटा फूटा। चांद की रोशनी छत की दरारों से अंदर आ रही थी। बीच में था एक ब्लैक मार्बल ऑल्टर, साफ सुथरा, बर्फ से अनटच्ड। सनी सीधा वहीं गया। याद नहीं था कि आया क्यों है, बस सोना चाहता था। वो चढ़कर उस पर लेट गया और तब लगा बस अब खत्म है। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, रोबोटिक सी वॉइस, स्पेल की। तुमने स्वयं को देवताओं के बलिदान के लिए रूप में अर्पित किया है, परंतु देवता मृत है और वे तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। तुम्हारी आत्मा पर दिव्यता की छाप है।
तुम एक मंदिर दास हो। छाया देवता अपनी शाश्वत निद्रा में करवट ले रहा है। वो मृत्यु के पार से आशीर्वाद भेजता है। छाया पुत्र, अपना आशीर्वाद स्वीकार करो। सनी की आंखों के सामने सब बदल गया। मंदिर की छाया जिंदा हो गई। डार्कनेस के टेंटिकल्स निकले और माउंटेन किंग की टांगे हाथ जकड़ लिए। मॉन्स्टर चिल्लाया, लेकिन शैडोज ने उसे चीर फाड़ दिया। एक सेकंड में वो जायंट टुकड़ों में बदल गया। खून, आंते, लाश सब टेंपल के फर्श पर। सनी की आंखें झपकी और सब शांत हो गया। फिर स्पेल ने धीरे से कहा, तुमने एक जागृत अत्याचारी माउंटेन किंग का वध किया है। जागो सूर्य विहीन, तुम्हारा दुर्स्वप्न समाप्त हो चुका है। मूल्यांकन की तैयारी करो। और फिर सब कुछ बदल गया। सनी अब कहीं हवा में, सपने और हकीकत के बीच में था। चारों तरफ एक अंधेरा खालीपन, जिसमें लाखों सितारे टिमटिमा रहे थे और उन सितारों के बीच सिल्वर लाइट की पतली लकीरें एक जाल की तरह फैली थी, इतनी कम्प्लेक्स और खूबसूरत कि जैसे कोई कॉस्मिक लेवल न्यूरल नेटवर्क हो। सनी का दिमाग बोल उठा, वेट, स्पेल कहीं जिंदा तो नहीं? लेकिन फिर उसने खुद को रोका। फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही, फिलहाल मुझे बस मेरा रिवॉर्ड चाहिए। You have received a memory. Puppeteer's Shroud. Yes! सनी ने बीचों बीच विनिंग डांस करने की सोची। ये माउंटेन किंग की मेमोरी थी और वो भी अवेकेंड रैंक की। मतलब जैकपॉट लग गया। स्पेल की दुनिया में 7 रैंक होते हैं: डोरमेंट, अवेकन, असेंडेंट, ट्रांसेंडेंट, सुप्रीम, सैक्रेड और फिर डिवाइन। वैसे नाइटमेयर क्रिएचर्स की रैंक थोड़ी अलग और ज्यादा डरावनी होती है। सनी अभी सिर्फ एक डोरमेंट इंसान था और उसे मिली अवेकेंड मेमोरी। ये तो कमाल ही था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं था सेलिब्रेट करने का, क्योंकि स्पेल अब सीरियस मोड में आ गया था। इस वॉइड में अब स्पेल की आवाज एक कॉस्मिक धमाके जैसी लग रही थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड खुद बोल रहा हो। एस्पिरेंट, तुम्हारा ट्रायल समाप्त हो चुका है। एक नामहीन दास ने काली पर्वत पर चढ़ाई की। नायक और राक्षस दोनों उसके हाथों मारे गए। अडिग होकर वो एक भूले बिसरे देवता के टूटे मंदिर में गया और पवित्र वेदी पर अपना रक्त बहाया। देवता मृत थे, फिर भी उन्होंने सुना। तुमने एक डोरमेंट बीस्ट को हराया, माउंटेन किंग्स लार्वा। तुमने 3 डोरमेंट ह्यूमंस को हराया। तुमने एक अवेकेंड ह्यूमन को हराया, ऑरा ऑफ द नाइन। तुमने एक अवेकेंड टारेंट को हराया, माउंटेन किंग। तुम्हें शैडो गॉड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। फाइनल अप्रेजल, ग्लोरियस। तुम्हारी विश्वासघात की कला बेमिसाल है। सनी, ये लास्ट वाली लाइन अननेसेसरी थी, लेकिन जो भी हो, प्रेज तो प्रेज होता है। ड्रीमर सनलेस रिसीव योर बून। और अब वो एस्पिरेंट नहीं रहा। सनी मुस्कुरा उठा। तुम्हें एक ट्रू नाम दिया गया है, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। क्या? रुको। सनी लिटरली शॉक्ड हो गया। ये तो रॉयल रिवार्ड है। ट्रू ने, वो भी पहले ही नाइटमेयर में? सेंट्स तक को ये नहीं मिलता। सनी, मैं तो अब इलाइट बन गया। लेकिन रुको, और भी है। योर एस्पेक्ट इज रेडी टू इवॉल्व। सनी, अरे भाई पूछ क्यों रहा है, जल्दी इवॉल्व कर। डोरमेंट एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव इज इवॉल्विंग। न्यू एस्पेक्ट रिक्वायर्ड, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी, वेट, व्हाट? वो लिटरली गिर गया एक्साइटमेंट में। एस्पेक्ट नेम शैडो स्लेव। अब सनी वहीं बैठा था, घुटनों पर, आंखें बड़ी बड़ी और दिमाग ब्लैंक। डिवाइन? ये बोला डिवाइन, राइट? उसने धीरे से अपनी आंखें मली, श्योर होने के लिए ये कोई इल्यूजन नहीं है, और फिर स्टेटस खोला। एस्पेक्ट शैडो स्लेव, रैंक डिवाइन। डिस्क्रिप्शन, तुम एक मृत देवता की छाया हो, एक चमत्कारी डिवाइन शैडो। तुम्हारे पास अजीब और शक्तिशाली क्षमताएं हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व खाली है और अकेला है। तुम अपने पुराने स्वामी का शोक मना रहे हो और एक नए मास्टर की तलाश में हो। इनेट एबिलिटी शैडो बॉन्ड। एक योग्य स्वामी ढूंढो और उसे अपने ट्रू नेम बताओ। जब वो इसे जोर से बोलेगा, तुम उसकी आज्ञा के बंधन में बंध जाओगे। एक छाया के लिए, खासकर एक डिवाइन छाया के लिए, बिना मास्टर के घूमना अनुचित है। क्या?
ये क्या बकवास है, मैं किसी का पालतू बनूं? भूल जाओ। लेकिन फिर समझ आया, जब तक वो अपना ट्रू नेम नहीं बताता कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सीक्रेट रखो और मस्त जियो। अब वो स्माइल कर रहा था। मैं शैडो स्लेव हूँ, डिवाइन रैंक के साथ। और फिर स्पेल ने एक और सरप्राइज दिया। द फर्स्ट सील इज ब्रोकन, अवेकनिंग डोरमेंट पावर्स। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत ताना।